जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएं आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और एक बार कमेंट सेक्शन में आप सबकी मुस्कुराहटें हम देखना चाहेंगे कि हमारे छात्र मुस्कुरा रहे हैं आज अपने इस संघर्ष के दौर में। और एक दिन वो मुस्कुराहटें सच में आएंगी और जिससे आपके परिवार में जो खुशी का माहौल होगा वो एकदम से देखने लायक होगा और आप उसको एकदम से आंतरिक रूप से महसूस करेंगे एक दिन, और वो आएगा साथ ही। उस दिन को हम मेहनत से लेकर के आएंगे। तो आज की इस सीरीज में हमारी क्लास नंबर 4 है, यूनेस्को साइट। आज हम चौथी क्लास पर पहुंच चुके हैं, फोर्थ क्लास है हमारा, जैसे कि हम आपको शेड्यूल बता ही चुके थे साथी। ठीक है, अभी हम क्लास 1 में नेशनल पार्क पढ़ चुके, हम रोज नहीं बताएंगे, अब आपको पता रहेगा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी फोर्थ क्लास है हमारा, यूनेस्को साइट हम आज पढ़ने वाले हैं। और अभी आपके पास नेक्स्ट डे होंगे सैटरडे और संडे। सैटरडे और संडे 2 दिन होंगे। तो 2 दिन में हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि जितना हमने आपको अभी तक पढ़ाया है उसका एक रिवीजन आप कर लेंगे। 1 घंटा भी बैठ के अगर आपने ध्यान से अब तक नोट्स बनाए हैं और क्लास को कनेक्ट किया है तो आप 1 घंटे में रिवीजन कर लेंगे, ये हमको पता है, आप सब लोगों से उम्मीदें हैं। तो हम आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक यानी जो मंडे को होगा रामसर साइट, ये कब होगा? मंडे में। तो इसका पीडीएफ हम आज ही अपने इस टेलीग्राम चैनल में, जो आपको कमेंट सेक्शन में पिन दिख रहा है, तो आपको मंडे का भी ठीक है पीडीएफ आज आपको मिल जाएगा। और कल आपको मिल जाएगा ट्यूसडे का पीडीएफ, ठीक है, यानी कल शाम को। तो आपके अगले दिन का आप आराम से नोट्स बना सकते हैं। बात क्लियर है सारी? तो इस तरह से इस फॉर्मेट से चलते रहेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। आज की क्लास को कंटिन्यू करें, सध के बैठ जाएंगे। और एक बार हमें बताएं कि किन साथियों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। हम आपको जो नोट्स पहले भेजते हैं तो आपको आसानी से आप नोट्स बना पाते होंगे, बहुत अच्छे से नोट्स बना पाते होंगे। और यह जो साथी कक्षा में नोट्स बनाते हैं तो उनको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, छोटे नोट्स बनाने हैं। ओके, स्वागत है सारे साथियों का। वरुण, श्यामा, रेखा, आकाश, मानवी, छोटी, सीमांत, मिथिलेश, नाम नहीं दिख पा रहे हैं, प्राची, नवीन सर, कुलदीप चौरसिया, गोरखपुर, शिवानी, गौतम, सारे साथियों का स्वागत है। शुरू करते हैं। ओके, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन यूनेस्को साइट। देखिए मुझे बताइए, अगर हम आपसे पूछें भारत की कितनी साइट ऐसी हैं जो यूनेस्को में लिस्टेड हैं, टोटल साइट कितनी है, तो क्या आंसर आएगा हमारा? तो पहले तो हमको अपने माइंड में रखना है कि भारत की 43 साइट है। कितनी? 43 साइट हैं जो यूनेस्को में लिस्टेड हैं, उनको हमको पढ़ना है, हम आपको याद कराएंगे। हम आपको बताएंगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी यूनेस्को साइट नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा। 43 का नाम आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपके मस्तिष्क में रहेगा। एक क्वेश्चन तो ये बनता है, एक बनता है आपका वर्ष से, कि किस वर्ष में उसको यूनेस्को साइट बनाया गया। जैसे आपसे पूछ लेगा हम्पी के जो स्मारक हैं उनको यूनेस्को साइट में कब लिस्टेड किया गया था। दूसरा क्वेश्चन इस तरह का होता है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन उनसे रिलेटेड जानकारी का हो सकता है कि किस भगवान जी से समर्पित हैं या गुफाओं की संख्या कितनी है। तो ये 3 तरह के प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। इस बार तो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ 2024 का, उसमें भी आपका आईसीएच से क्वेश्चन पूछा गया, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज से, ठीक है। भारतीय यूनेस्को स्थल, भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 43 मूर्त विरासत धरोहर स्थल हैं। पहले तो बताइए टोटल साइट कितनी है? 43। और हम जब उसको बोल रहे हैं कि वो कैसी है, मूर्त है, यानी कि वो टेंजिबल हेरिटेज साइट है। देखिए टेंजिबल का मीनिंग होता है कि जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप स्पर्श कर सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं। जैसे हम बात करें आपसे, लाल किला एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आप लाल किले को टच कर सकते हैं, यस और नो? यस और नो, पहले इतना आंसर करिए तो मूर्त आप समझ जाएंगे। लेकिन जब हम किसी चीज को अमूर्त बोलते हैं, इनटेंजिबल बोलते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? अमूर्त, यानी वो किसी कोई मूर्त रूप उसका नहीं है, वो सामने उपस्थित नहीं है, उसका कोई एक निश्चित रूप नहीं है जिसको हम छू पाए। जैसे हम किसी डांस को बोलें, क्या आप कालबेलिया डांस को टच कर सकते हैं? कालबेलिया डांस को आप डांसर को तो मूर्त रूप में देख सकते हैं, लेकिन टेंजिबल फॉर्मेट में आप डांस को नहीं देख सकते हैं। बात क्लियर है कि मूर्त और अमूर्त क्या होता है? हाँ जी। अब इसमें से 43 में से 43 में से 35 जो है वो कल्चरल हैं। 35 साइट कैसी हैं? कल्चरल, यानी कि भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, इंडियन कल्चर से जुड़ी हुई हैं। 7 नेचुरल हैं, जैसे कि नेशनल पार्क हुए कुछ आपका, या फिर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती हैं, इन फ्यूचर भी हो सकती हैं, ठीक है।
7 नेचुरल हैं और 1 मिश्रित है। तो जो 1 मिश्रित है ये बहुत पूछा जाता है, ये कंचनजंगा है। अब मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? भारत की तीसरी ऊंची चोटी भी है, थर्ड हाईएस्ट पीक भी है कंचनजंगा। तो कहां पर है? सिक्किम में है। और लक्ष्मण प्रजापति जी ने सबसे पहले आंसर किया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं आगे। ऐसे ही यूनेस्को में 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं, यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। मैं आपसे पूछूं, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इनको बोलते हैं ICH। क्या बोलते हैं इनको? ICH, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कितनी है? 15 है। और साथ में विश्व धरोहर स्थल, इसको बोलते हैं हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट, WHS। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? वो 43 है। कितना है? वो 43 है। कोई इशू, कोई परेशानी इतनी बात में समझ पाए क्या मूर्त है, क्या अमूर्त है? अमूर्त में जैसे कि आपका कालबेलिया डांस बोल देगा, दुर्गा पूजा बोल देगा, आपका गरबा डांस को बोल देगा, ठीक है, छऊ डांस को बोल देगा, जडियाला को बोल देगा, आपका मुदियट्टम को बोल देगा, आपका योग को बोल देगा, नवरोज को बोल देगा। तो उन सब चीजों को हम छू नहीं सकते हैं, तो इसीलिए वो इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल है। ठीक है भैया। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम यूनेस्को पर नहीं जा रहे हैं साथी। यूनेस्को को हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे आपका इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, तब हम उसको पढ़ेंगे। अभी हमको पढ़नी है यूनेस्को साइट। भारत 1946 से यूनेस्को का सदस्य है। कब मेंबर बना? देखो, यूनेस्को को एस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, लेकिन भारत उसका सदस्य अगले वर्ष यानी कि आपका 1946 में बना, 1946 में बना। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल, यूनेस्को साइट कहां पर है? इटली में। भारत में जैसे 43 है, इटली में कितना है? 60। चाइना में कितनी साइट है? 59 है, 59 है। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला शहर एक ही सिटी में जहां पर सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट हो, वो स्पेन का कार्डोबा है। आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है ना, पूछा जाएगा। लेकिन आपसे इंडिया का पूछा जाता है, भारत का कौन सा शहर है जिसमें सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट हैं? तो उसको नोट कर लीजिए। भारत का अपने नोट्स में लिखना, सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट वाला शहर, भारत का सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट वाला शहर, यानी कि जहां पर विश्व विरासत स्थल सबसे ज्यादा हो, वो है भारत का कौन? मुंबई। क्या बोलेंगे? मुंबई। और मुंबई यानी कि आपका, मुंबई नहीं, महाराष्ट्र आप बोल देंगे। महाराष्ट्र में, सॉरी, शहर हम बोल रहे हैं, राज्य बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राज्य कौन सा हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, क्योंकि सब मुंबई में नहीं है ना, कुछ आपका संभाजी नगर में भी है, तो इसीलिए महाराष्ट्र कहना ज्यादा सही विकल्प होगा। महाराष्ट्र याद रखेंगे। छोटी सी बात है ये, मेमोराइज करके बताइए हमने क्या बताया। कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है टोटल? कितने विश्व विरासत स्थल हैं भारत में टोटल? तो आप कहेंगे भारत में 43। कल्चरल कितने हैं? सांस्कृतिक कितने हैं? 35 हैं। अगर हमसे पूछे नेचुरल कितने हैं? 7 हैं। मिक्स्ड सिर्फ 1 है, कंचनजंगा है। अगर हम आपसे पूछे भारत यूनेस्को का सदस्य कब से बना? 1946 से बना। हम आपसे पूछे सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट किस आपका देश में है? तो इटली में 60 है, चाइना में 59 है, जैसे भारत में 43 है। और ICH कितने हैं हमारे देश में? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कितनी है भारत में? तो आप कहेंगे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भैया जी 15 है। अब मैं पूछूं भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा यूनेस्को स्थल हैं? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र है। क्या कहेंगे? महाराष्ट्र आपका आंसर होगा। बढ़े आगे बॉस, आगे बढ़े। ठीक है, ये जर्नल यहां से नहीं पूछा जाता है कोई क्वेश्चन, उतना क्वेश्चन पूछा जाएगा जब हम साइट शुरू करेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर संधि, इसको बोलते हैं विश्व धरोहर संधि, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, विश्व धरोहर संधि, ये हुई थी 1972 में। क्या बोलोगे? 1972 को। ठीक है, और ये पूरी दुनिया के, इनको यूनेस्को साइट चुननी थी और ये अपनाई गई और इसको लागू किया गया, इस ट्रीटी को, इस कन्वेंशन को 1975 में। लेकिन इंडिया ने इसको यहां तक अडॉप्ट नहीं किया था, इंडिया इसमें शामिल नहीं था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत विश्व धरोहर संधि में कब शामिल हुआ, या विश्व धरोहर संधि को इंडिया ने कब साइन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको महत्वपूर्ण मार्क करना आप, कि 1977, डेट भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1977 में इस कन्वेंशन को स्वीकार कर लिया।
और जिससे भारत के स्थल भी विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के योग्य हो गए। यानी भारत की कोई भी साइट अगर चुनी गई तो किस ईयर के बाद में चुनी गई, बताओ फटाफट से। जब भारत ने इसको साइन कर दिया, यानी कि भैया जी हम कहेंगे 1977 के बाद में भारत की कोई भी साइट यूनेस्को द्वारा चिन्हित हुई। हालांकि हुई तो चिन्हित आपका कितने वर्ष के बाद में, 6 वर्ष के बाद में 1983 में हमारी 4 साइट ऐसी थी जो यूनेस्को में चिन्हित हुई थी। जैसे में से आपका क्या था, आगरा का लाल किला था, ताजमहल था, अजंता था और एलोरा था। ये 1983 में 4 साइट हुई थी, उनको हम जानेंगे अभी। 30 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति जिसमें 21 देश होते हैं, इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। इसका 46वां सेशन था यूनेस्को का। और ये कहाँ पर हुआ 46वां सेशन 2024 में, आपको ये याद रखना है कि यूनेस्को का 46वां जो सेशन था, 46 सेशन था, वो न्यू दिल्ली में हुआ था। क्योंकि ये लोग बैठते हैं आपस में मीटिंग करते हैं और ये देखते हैं कि दुनिया में और किन जगहों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में या फिर उनको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया जाए। वहां पर इस बात के लिए चर्चा होती है और 21 देश के जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो उसके बारे में चयन करते हैं। तो इस बार 24 में कितने देश चुने गए, कितने देशों की साइट चुनी गई कुल? साइट का नंबर कितना था? तो 2024 में 24 ही साइट चुनी गई। कितनी साइट चुनी गई, फटाफट से आंसर करिए। 2024 में यूनेस्को ने कितनी साइट ऐड की? तो आप कहोगे 2024 में 24 ही नए विरासत स्थल। ये भारत नहीं, पूरी दुनिया के हैं। भारत में तो सिर्फ एक आया था, उसका नाम था भारत का क्या, मोइदम्स असम। वो आपका भारत की 43वीं साइट बनी थी। इस सूची में 60 स्थलों के साथ इटली सबसे आगे है, ये हम आपको बता चुके। 59 स्थलों के साथ चाइना दूसरे नंबर पे है, ये हम आपको बता चुके। भारत की सूची में 43 स्थल हैं, जिनमें नवीनतम असम का मोइदम। तो सबसे नया कौन सा है? असम का मोइदम है। ये 43 साइट है, 43 साइट है, ये आपका 43वीं साइट है। और ये जुड़ी हुई है किससे? अहोम डायनेस्टी से। किस डायनेस्टी से जुड़ी हुई है? अहोम डायनेस्टी से। ठीक है, वहां पर क्या होता था, जो व्यक्ति को दफनाया जाता था, जैसे आप भी जानते हो कि बहुत जगह पे आपका शव को जलाने की और कुछ जगह पे दफनाने की प्रथा होती है। तो जब ये अपने शवों को दफनाते थे अहोम राजवंश में, तो उनकी जो चीज़ें होती थी उनसे रिलेटेड, जो उनके जीवन में जो चीज़ों से उनका ज़्यादा जुड़ाव रहा, वो भी उनके साथ में दफन की जाती थी। तो वहाँ पर एक माउंड सिस्टम होता था, जिसको हम माउंड प्रणाली कहते थे। अभी हम इसको विस्तार से बताएंगे। तो बेसिक फॉर्मेट समझ में आया। यूनेस्को साइट का क्या है, आंखें बंद करके मेमोराइज करिए एक बार कि यूनेस्को कुछ स्थलों को चिन्हित करता है, उसके लिए विश्व धरोहर समिति होती है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी होती है, उसमें 21 देश सदस्य होते हैं। उन सब की बैठक 2024 में 46 सेशन में नई दिल्ली में हुई, 24 साइट ऐड की गई। ऐसे ही ये हर वर्ष मिलते रहते हैं। भारत ने, साथ ही आपको पता होना चाहिए, विश्व धरोहरों में शामिल होने के लिए 1977 में कन्वेंशन पर साइन किए थे और भारत इस योग्य हो गया कि भारत की साइट भी अब यूनेस्को साइट काउंट होंगी। बात क्लियर है? बात क्लियर है? बोलेंगे भाई फटाफट से। बात क्लियर है दोस्त, बताएंगे फटाफट से। ये हमने आपके लिए यहाँ पर मैप ऐड किया है, इसको आप अपनी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर जाकर के देखना और एक बार थम्स अप करके बताएं, जरूर इस मैप से हम प्रैक्टिस करेंगे। ये मैप से क्या प्रैक्टिस करोगे, आपको देखना है, जब इस पे नाम देखोगे आप, जैसे अजंता केव्स, तो आपको अपने मन मन में बोलना है अजंता केव्स किस स्टेट में है और किस ईयर में वो आपका यूनेस्को साइट बनी थी। आपको जब आप सीख लेंगे तो उसके बाद में मैप पर आना है। जब सीख लेंगे, अभी मैं लेके आऊंगा आपको मैप पे वापस, ठीक है। मैप पे मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, देखूंगा आप कितने क्वेश्चन के आंसर मुझे दे पाएंगे। तो शुरू करें, एक बार देखते चलेंगे, ठीक है। पहले वर्ष शुरू करते हैं 1983 से, क्योंकि पहली साइट बनी कब? तो पहली साइट है आगरा का किला। इधर तो साइट का नाम लिखा हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यहाँ पर लिखा हुआ है वो किस स्टेट में है और यहाँ पर उसको किस ईयर में यूनेस्को साइट डिक्लेयर किया गया था। यूनेस्को साइट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आगरा का किला कहाँ पर है? यूपी में, 1983 में। 1983 में सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, 1983 में कितनी साइट चिन्हित हुई थी सबसे पहली बार जब हुई? तो 1983 में 4 साइट चिन्हित हुई थी आपका। एक तो आगरा का किला आपके सामने हो ही गया, आगरा का किला ये आगरा में ही है, आगरा फोर्ट। एक दूसरा था ताजमहल, क्या था? दूसरा था आपका ताजमहल। ताजमहल किसने बनवाया था?
ये हिस्ट्री में पढ़ने वाली चीजें हैं, इनको हिस्ट्री में हम आपको सब कुछ पढ़ा चुके हैं, सब कुछ। अजंता की गुफाएं आपने की हैं हिस्ट्री की क्लासेस, मिडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री हम आपको पढ़ा चुके हैं, एंशिएंट हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। अजंता की गुफाएं, और चौथा था इसमें एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं यानी केव्स ऑफ एलोरा, केव्स ऑफ अजंता, या अजंता केव्स कहें तो 1983 में हमारी 4 साइट चिन्हित हुई, 4 साइट। ठीक है, अब ये 4 साइट चिन्हित हुई तो आगरा का किला इसमें भारत का पहला यूनेस्को साइट है, अकबर ने इसको बनवाया, इसमें जहांगीर महल और खास महल है। ये तो हिस्टोरिकल चीजें हैं, इन पर आपको ध्यान देना है। हम आपको स्टैटिक चीजें, स्टैटिक में क्या याद रखना, आगरा का किला कब चिन्हित हुआ, 1983 में। तो पहले 4 तो याद ही रख लेंगे। ताजमहल कब चिन्हित हुआ, 1983 में, इसको शाहजहां द्वारा बनवाया गया, इसका डिजाइनर था उस्ताद अहमद लाहौरी। डिजाइनर था इसका आपका, डिजाइनर था इसका आपका कौन, उस्ताद अहमद लाहौरी। और इसका निर्देशन किसने किया था, निर्देशन यानी ये तो आर्किटेक्ट था, वास्तुकार था। ये कौन है, उस्ताद अहमद लाहौरी, ये आर्किटेक्ट है। हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका डायरेक्शन किसने किया था, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, बताइए जरा। उस्ताद ईशा खां, क्या किसने किया था, वो उस्ताद ईशा खां था। अच्छा, ताजमहल के बनने में कौन सी स्टाइल का यूज हुआ, अगर आप ताजमहल की दीवारों को देखेंगे तो उसमें अलंकरण हो रखे, उन दीवारों को सजा रखा है फूल पत्तियों के द्वारा। तो इसमें जो शैली है वो है पित्राद्युरा। कौन किस शैली का इस्तेमाल हुआ है, शैली है इसमें पित्राद्युरा शैली। कभी इसकी इमेज को आप देखना, इसकी दीवारों पर आपको चित्रकारी मिलेगी, पित्राद्युरा बोलते हैं उसको, पित्राद्युरा, पित्राद्युरा शैली उसको कहते हैं, पित्राद्युरा स्टाइल। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी ट्रिपल एससी पैट ने पूछा था, बड़ा शानदार क्वेश्चन, भारत में पित्राद्युरा शैली का इस्तेमाल सबसे पहले किस किस इमारत में किया गया था। हमने हिस्ट्री में भी आपको बहुत अच्छे से बताया था, तो जिन साथियों ने पढ़ा था हिस्ट्री को हमसे इसी नायक बैच में, उनसे हम उम्मीद करेंगे वो भी आंसर करें एक बार। क्या ताजमहल सबसे पहली इमारत है जिसमें पित्रादुरा शैली का इस्तेमाल हुआ, या बताइए कौन सी इमारत है जिसमें सबसे पहले पित्रादुरा शैली का इस्तेमाल हुआ था, उस इमारत का क्या नाम है। एतमा उद्दौला का मकबरा, कई साथियों ने लिखा है, बहुत बढ़िया। सफेद संगमरमर और पित्रादुरा शैली का इस्तेमाल सबसे पहले एतमा उद्दौला के मकबरे में हुआ था। एतमा उद्दौला नूरजहां के पिता। बहुत खूब, बहुत खूब, यू आर ए ग्रेट स्टूडेंट। शैली, और साथ में याद रख लेना इसको, ताजमहल को जो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक, नेशनल इंपोर्टेंस मॉन्यूमेंट, वो घोषित किया गया था इसको 1920 में। नेशनल इम्पोर्टेंस, भैया नेशनल इम्पोर्टेंस का है, बहुत लोग इसको देखने आते हैं, ठीक है, इससे एक राजस्व भी होता है और दुनिया में भारत का जो भारत में मतलब पर्यटन का जो रेट है वो भी बढ़ता है, मॉन्यूमेंट स्तर बढ़ता है इससे, जो लोग हमारा टूरिज्म को बढ़ाता है। तो ऐसी चीज़ों को जो टूरिज्म को बढ़ाती हैं तो उनको राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, या फिर लगता है कि हमारी संस्कृति से संबंधित है तो कई बार उनको राष्ट्रीय महत्व के स्मारक कहा जाता है। बात क्लियर है इतनी। तो 1983 ताजमहल हो गया। अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में, 1983 में ही हुई। कुल गुफा कितनी है अजंता की, 29 हैं। अजंता की गुफाओं में किन पेंटिंग्स का इस्तेमाल हुआ है, पेंटिंग्स, कौन सी चित्रकारी इन यहाँ पर इस्तेमाल हुई है, तो यहाँ पर ये फ्रेस्को पेंटिंग है, फ्रेस्को पेंटिंग। अगर हम बोले फ्रेस्को पेंटिंग, वैसे तो ज़्यादातर संबंध रखती हैं आपका हरियाणा राज्य से। जब हम आपको चित्रकारी पढ़ाएंगे तो आपको अगर अभी भी याद नहीं रहेगा तो हम आपको याद कराएंगे इसको, कि हरियाली में आदमी फ्रेश फ्रेश रहता है। कुल गुफाएं कितनी हैं, 29 हैं, 29। ये बहुत पूछा जाता है। किस धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाएं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किन शासकों ने इसको बनवाया था, वाकाटक वंश के शासकों ने बनवाया। और किस रिवर के किनारे हैं, वाघोरा रिवर के किनारे हैं। किसके किनारे हैं, वाघोरा, वाघोरा रिवर के किनारे हैं। हम ये कहाँ से चुनते थे, ये वाघोरा रिवर के किनारे है। अब ठीक है, अब हम एक प्रॉपर बना पाएंगे ना इससे, क्या बोलेंगे, तो ये भैया वाकाटक वंश बहुत पूछा जाएगा आपसे, एक वाघोरा रिवर बहुत पूछी जाती है। तो ये क्वेश्चन लगातार बनते हैं आपसे। ओके, किस रिवर के किनारे, वाघोरा रिवर के किनारे। ओके, एलोरा की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि ये महाराष्ट्र में कहां पर है, महाराष्ट्र में ये संभाजी नगर में है। कहां पर है, संभाजी नगर। संभाजी नगर का पुराना नाम क्या था,
आपको पता होना चाहिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पुत्र थे छत्रपति संभाजी महाराज जी, और छत्रपति संभाजी महाराज जी की मेमोरी में जो औरंगाबाद था उसका नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया गया। क्योंकि पिछले एमटीएस में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि आपका क्वेश्चन पूछा गया था एलोरा की गुफाएं आपका महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है, तो उसने विकल्प में संभाजी नगर को नहीं रखा। पिछले ही वर्ष की बात मैं बता रहा हूँ, और नाम चेंज हो चुका था। तो ऐसा हो सकता है एग्जाम में औरंगाबाद भी आपको लिखा मिल जाए, ठीक है, तो ये संभव है। तो क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र में संभाजी नगर। कुल गुफाएं कितनी है, 34 है। चरणाद्री हिल्स पर है, ये किस हिल्स पर है, चरणाद्री हिल्स पर। और इसमें टोटल गुफाएं 34 है, इसमें से 12 तो बौद्ध धर्म की गुफा हैं, 12 केव्स बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। फिर आपका यहाँ पर आप बोलोगे गुफा जो जैन धर्म से संबंधित है उनकी संख्या 5 है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर हिंदू धर्म से संबंधित कितनी है, वो 17 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं, 17 गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं और अच्छे क्वेश्चन है। एक बार थम्स अप करें जी भैया, अतिरिक्त जानकारी पर भी हम ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ साइट पढ़े और काम खत्म कर दिया उनके नाम। तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको हम ध्यान रखेंगे और एकदम से ध्यान रखेंगे, ठीक है। एलोरा की गुफाएं अगर मैं पूछूं कितने रुपए के नोट पर हैं, ये बता सकते हो क्या, ये एलोरा केव्स कितने रुपए के नोट पर है, बताओ फटाफट से, कितने रुपए के नोट पर ये हैं। देखते हैं, आपको जनरल जानकारी आप सबको होनी चाहिए, कितने रुपए के नोट पर हैं और इसको किस वंश ने बनवाया था, तो किस डायनेस्टी ने से इसका संबंध है, तो राष्ट्रकूट वंश से संबंध है इसका, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश से इसका संबंध है, राष्ट्रकूट वंश से। जैसे एलिफेंटा की गुफाएं वो भी राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। 20 रुपए के नोट पर है भैया, बहुत ठीक आंसर। कितने रुपए के नोट पर है, 20 रुपए के नोट पर है, 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं। तो 4 कौन कौन से चिन्हित हुए बताइए 1983 में। एक तो ताजमहल हो जाएगा भैया, ताजमहल के बारे में जनरल जानकारी हम सबको होती है, पित्रादुरा शैली का इस्तेमाल हुआ उसमें। एक आपका आगरा का किला हो जाएगा अकबर का। एक हो जाएगा अजंता की गुफाएं, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, 29 है, वाघोरा नदी के किनारे वाकाटक वंश से है। और फिर आएगा हमारा क्या, फिर आएगा हमारा फोर्थ वन, और फोर्थ वन होगा हमारा क्या, एलोरा की गुफाएं संभाजी नगर में है, 20 रुपए के नोट पर हैं। और यहाँ पर गुफाओं की संख्या 34 है, शुरुआती 12 बौद्ध के लिए, फिर 17 हिंदुओं के लिए और 5 जैनों के लिए गुफा है यहाँ पर, 5 जैनों के लिए। कोई इशू। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, 1984 में चिन्हित हुए। कैसे याद रखेंगे इसका ईयर, देखना एक बार, देखो दो आएंगे 1984 में, दो हैं, कौन कौन से, एक तो महाबलीपुरम के स्मारक, महाबलीपुरम के स्मारक, और 1984 में, लिख लो अपनी कॉपी में इसको कहीं भी, और 1984 में क्या बोलोगे, आर्क कौन, क्या बोलोगे, कौन आर्क, ऐसे लिख लेंगे इसको, आर्क कौन। ये क्या करते थे, जो महाबली लोग होते थे, ये महाबली लोग आर्क जो कौन बनाते थे वो चौड़ा कौन बनाते थे, चौड़ा। चौरा से याद रखेंगे 84, 1900 तो हमको याद रखना ही है, 2000 वाले अलग फॉर्मेट से याद कराएंगे। 84 भाई, जो महाबली होगा जिसमें ताकत होगी, तो वो महाबली आर्क समझते हो, आर्क धनुष, चाप, मैथ्स में भी आप पढ़ते होंगे। तो महाबली सबसे बड़ा आर्क बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, सबसे बड़ी आर्क, किसी चीज को मोड़ करके सबसे बड़ी आर्क महाबली चौड़ा बना सकते हैं या नहीं, हाँ या ना। तो याद रखना, महाबली आर्क या कौन जो बनाते थे वो चौड़ा बनाते थे। तो कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 नरसिंह देव वर्मन ने बनवाए। महाबलीपुरम के स्मारक कहां पर हैं, तमिलनाडु में, 1984। सबसे इंपॉर्टेंट ये ईयर और इसका सिचुएशन है, याद रख लेना। सिचुएटेड कहां पर है, ये स्थित कहां पर है, ये याद रख लेना, महाबली, ठीक है। अब महाबली मिलते नहीं है बहुत ज्यादा, तमिलनाडु में है, क्या बोलोगे, महाबली अब मिलते नहीं है भैया, ईयर नहीं दिख पा रहा है, अरे यार भाई ये तुमने यहां से इसको हटाओ यार, दिखना चाहिए ना तुमको, बच्चों को ईयर नहीं दिख रहा है, वो देखो ऊपर वो आ रहा है वहां से, अभी दिख रहा है बताएंगे, हम आपको पीछे दिखा देते, रियली सॉरी हम आपका कमेंट नहीं देख पाए थे, अभी हमने देखा तो एकदम से थम्स अप करें, अभी दिख पा रहा है, अभी दिख पा रहा है, 1984, 1984, 1983 तो हम बता ही चुके थे, 1984 यहां पर भी हमने लिखा महाबलीपुरम और कोणार्क। अब यार तुम बहुत सारे तुम वो हो जो नोट्स नहीं देख रहे हो, इसका मतलब टेलीग्राम में, नहीं तो तुम अभी अपने नोट्स में देख रहे होते ना, अभी तुम याद कर रहे होते हमारी हेल्प से। बुद्धू हो, फॉलो नहीं करते हो प्रोसीजर को।
फिर रोते हो बाद में। टेलीग्राम से नोट्स देखा करो, बनाया करो उनको, पहले थोड़ा समय देना पड़ेगा। हम आपको एक ही बार पढ़ाएंगे और बार बार आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, अंतिम बार पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ोगे, नहीं तो फिर बार बार पढ़ोगे। कोई इशू? तो महाबलीपुरम के स्मारक ये पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित है। इसमें 5 रथ मंदिर हैं। अच्छा, 5 रथ कौन कौन से हैं इसमें बताओ? जैसे महाभारत में 5 पांडव थे उनके लिए, तो एक तो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर रथ है एक तो, यहाँ पर क्या बोलोगे? युधिष्ठिर रथ है। एक रथ यहाँ पर कौन सा है? भीम रथ है। एक रथ यहाँ पर है अर्जुन रथ। क्या है? एक यहाँ पर अर्जुन रथ है, अर्जुन रथ। एक नकुल सहदेव दोनों भाइयों के लिए इकट्ठा रथ है। किसके लिए? नकुल और सहदेव रथ है, नकुल और सहदेव रथ है। और 5वां रथ है इनकी पत्नी जो थी द्रौपदी। क्या बोलोगे? द्रौपदी रथ है, द्रौपदी रथ। तो कितने रथ हैं यहाँ पर? यहाँ पर भैया जी 5 रथ हैं। किसमें? आपका महाबलीपुरम में 5 रथ हैं। और वो पांचों कौन है? वो कैरेक्टर हैं आपके। कितने कैरेक्टर हैं? ठीक है, देख लिया ये। एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछेंगे, कोणार्क सूर्य मंदिर जो है ये आपका कितने रुपए के नोट पर है? बताइए जरा, कितने रुपए के नोट पर है कोणार्क सूर्य मंदिर? सारे लोग बताएं, गर्मी बहुत है आज। कोणार्क सूर्य मंदिर कितने रुपए के नोट पर है? 10 रुपए के नोट पर है जी। बहुत खूब, लिखिए इसको भी अपने नोट्स में। 10 रुपए के नोट पर है। किस पर? 10 रुपए के नोट पर है आपका कोणार्क सूर्य मंदिर। देखो, सूर्य मंदिर भारत में कई जगह पर है, लेकिन सबसे चर्चित कौन सा है? वो कोणार्क सूर्य मंदिर ही है। हम आपको जब टेम्पल पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे, मोढेरा का सूर्य मंदिर भी है गुजरात में, और आपका सुमेरा का सूर्य मंदिर वो बिहार में है, और मार्तंड सूर्य मंदिर वो जम्मू और कश्मीर में है। वो कहाँ पर है? वो जम्मू और कश्मीर में है। सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ये सूर्य मंदिर, सबसे ज्यादा। ओके, याद रहेगा। अब आते हैं आपका अगले 1985 पर। 1985 में कितने हैं बताओ? संख्या बताओ 1985 में कितने आपका, जो लोग नोट्स बना चुके हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए है। ये इसकी अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन है। अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन आपसे उम्मीद करूंगा आप याद रखेंगे। देखो, याद रख लेना, केवल ऐसे याद रखना इसको, केवल मानस को काजी बनाया जाता था। लिखिए, केवल मानस होते थे काजी, किसी 50 को नहीं बनाया जाता था। 50 नहीं, 50 नहीं। काजी किसको कहते थे? हमने हिस्ट्री में आपको पढ़ाया, काजी होता था न्याय विभाग का प्रमुख, जज होता था। जैसे कि इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी बनाया, दिल्ली का चीफ जज बनाया। तो काजी कौन होता था पुराने समय पे? आज भी यार याद रख लो, आज के समय में भी काजी कौन होता है? तो केवल और केवल मनुष्य ही काजी होता है। किसी 50 को काजी थोड़ी बना दोगे, वो तो 50 की तरह जो सोचेगा उसके लिए डिसीजन ले देगा। देखो कैसे याद रखेंगे। तो केवल से क्या बन जाएगा आपका? केवलादेव। केवलादेव बताओ किस राज्य में है? ये हम आपको याद करा चुके। केवलादेव किस राज्य में है? मानस, मानस हमने आपको नेशनल पार्क बताया था, और काजीरंगा ये नेशनल पार्क। यानी कि ये तीनों नेचुरल साइट है, और तीनों 50 से याद रख लेना 85। तो कौन सा 85? 1985। और आज तक का एग्जाम का पैटर्न ये रहा है कि 1900 वाले सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एसएससी सबसे ज्यादा पूछती है, सबसे ज्यादा। क्या बोलेंगे जी? केवलादेव राजस्थान में, मानस असम में, काजीरंगा असम में। याद हुए 1985 में? 1985 की तीनों साइट याद हुई। तो केवल मनुष्य पे, केवल मनुष्य काजी होगा, 50 नहीं। अरे थम्स अप करो, बोलो भैया करेंगे ऐसे ही। 1973 ये प्रोजेक्ट टाइगर हम आपको बता चुके। बायोस्फीयर रिजर्व, ये जानकारी हम आपको पहले ही दे चुके। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व जो हमने पढ़ाया। असम में 1985, 50 नहीं। केवल राजस्थान में केवलादेव 1985। इसका पहले नाम भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य होता था। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किसका नाम होता था? ये केवलादेव का। तो लिखना छोटा सा, केवलादेव 1985, पहले नाम भरतपुर। बस बन गया नोट्स। आपको समझ में आना चाहिए ना आपका नोट्स। किसी और को समझाने के चक्कर में नोट्स बना रहे हो बहुत सजा के, तो अर्थ भी नहीं है उसका, अर्थ भी नहीं है। हम्पी के स्मारक है कहाँ पर है? कर्नाटक में। वो हम ज्यादा करती है, इसका मतलब वो नाटक करती है ज्यादा। मैसेज में चलता है ना आजकल, हम। तुम कुछ पूछ रहे हो, बड़े बेचारे तुम सोच रहे हो कुछ जवाब मिलेगा तुम्हें, वो आधी बार लिख देती है हम, नाटक करती है।
तो हम्पी के स्मारक कर्नाटका में है 1986 में। कब? 1986 में। 1986 में उनको चिन्हित किया गया। तुंगभद्रा मंदिर के किनारे स्थित हैं। कृष्ण देव राय ने इनको बनाया। कितने रुपए के नोट पर हैं? 50 रुपए के नोट पर हैं। और हम्पी ने विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी के रूप में काम किया। राजधानी रही थी हम्पी। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, एक मंदिर आता है बड़ा अच्छा, हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर है, नोट करना। हम्पी में कौन सा मंदिर है? विरूपाक्ष मंदिर भी है यहाँ पर। ये हम आपको मंदिरों में बताएंगे। विरूपाक्ष मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर है जो किनको है? डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा, भगवान शिव को समर्पित है। क्या बोलोगे? भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। अपने नोट्स में देख के हमको ये बताइए 1986 में यूनेस्को की कितनी साइट लिस्ट हुई थी, जिन साथियों ने नोट्स बनाया होगा। तो आप देखोगे 86 में भैया, 86 में आपका कितनी 4 साइट लिस्टेड हुई थी, 4 साइट। ठीक है, अब 1986 को याद करते हैं। लिखिए अपने नोट्स में 1986, थोड़ी सी जगह में लिख लेना। 1986 याद रखने हैं, तो इसको कैसे याद रखेंगे? हम तो खजूर खाएंगे, हम तो खजूर खाएंगे गोवा फतेह करके। कुछ लोग गोवा जा रहे हैं, कह रहे पहले गोवा को फतेह कर लेते हैं फिर हम खजूर खाएंगे। तो सामने वाले को जिसने उसने इस बात को सुना उसने कहा अच्छा, अच्छा। क्या बोलोगे? अच्छा, 8 6, 8 6, अच्छा, 8 6, अच्छा बोल देंगे। 8 6 को, 8 6 को अच्छा बोल सकते हैं। उसने बोला अच्छा, क्या बोला? हम खजूर खाएंगे गोवा फतेह करके। तो ये 4 हम क्यों बता रहे हैं? तो इसमें हम से तो होगा हम्पी, हम से होगा हम्पी, खजूर से इसमें होगा खजुराहो, खजुराहो के जो स्मारक हैं एमपी के, गोवा का आपका साथी चर्च होगा, और फतेह से होगा फतेहपुर सीकरे, फतेहपुर सीकरे। अभी भी मजा नहीं आए तो फिर स्वर्ग प्राप्त करके भी नहीं आएगा, है ना? बताओ जी फटाफट से। हम खजूर खाएंगे गोवा फतेह करके। उसने बोला अच्छा, 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 ये लिख लेना इसको, 8 6, 8 6, 8 6, ऐसे भी याद रख लो, 8 6। ठीक है, तो खजुराहो के स्मारक ये मध्य प्रदेश में है। ये भी 1986 में चिन्हित हुए। किसने बनवाया इनको? एमटीएस लास्ट टाइम, सीएचएसएल दोनों ने पूछा, चंदेल शासकों ने। बहुत पूछा जाता है खजुराहो के स्मारक किसने बनवाए, तो चंदेल शासकों ने बनवाए। ये कौन से 2 धर्म के लिए? हिंदू और जैन धर्म के लिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है, किस शैली में बने हुए हैं खजुराहो के स्मारक? ये नागर शैली में बने हुए हैं। भैया नागर शैली क्या होती है? जब हम आपको मंदिर पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स है वो नागर शैली में बनते हैं, साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं दक्षिण भारत के वो द्रविड़ शैली में बनते हैं। और अगर दोनों को मिक्सअप कर दिया जाए, यानी कि नागर और द्रविड़ शैली को मिला दिया जाए, तो बेसर शैली बनती है। ये हम मंदिर वाले चैप्टर में आपको बहुत विस्तार से बताएंगे, उसका स्ट्रक्चर भी हम आपको बताएंगे मंदिर का। तो नागर शैली याद रखेंगे। और याद रख लेना यहाँ पर कंदारिया महादेव मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। कौन है? कंदारिया महादेव मंदिर, महादेव मंदिर। ये टॉपिक आपका स्टैटिक जीके की बुक में भी होगा, अपनी वाली में, और साथ में जिनके पास में जीएस सुधा होगी उनके पास में भी ये टॉपिक होगा। थम्सअप करके बताइए, थम्सअप करके बताइए जी भैया हमको ये टॉपिक मिल चुका है, होगा उनमें ये टॉपिक। ओके, तो क्या बोलेंगे? खजुराहो के स्मारक चंदेल शासकों ने बनाई। कब? 86 में, 86 में। फतेह करके, फतेह से याद रख लेना। अच्छा, फतेह करके खजूर खाएंगे। फतेहपुर सीकरी, जिसको विजयनगर, अकबर ने जब गुजरात विजय हासिल की थी तब उसने इसको बनवाया था, 86। गोवा के गिरजाघर गोवा में है, ये भी 86 में। गोवा के गिरजाघर 86 में। एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं 87 में, 1987। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। अब हम आपसे पूछेंगे 1987 में यूनेस्को की कितनी साइट लिस्टेड हुई थी? 1987 में यूनेस्को की कितनी साइट लिस्टेड हुई थी? सारे लोग आंसर करें। 4 बता रहे हैं बहुत सारे लोग, 4 4 4 4 4। कौन कौन सी 4 हुई बताओ फटाफट से। तो एलिफेंटा की पूछे तो इसको याद रख लेना, ऐसे याद रखना है इसको, एलिफेंट, एलिफेंट पे रखा जाता है एक पट्टा सुंदर सा। एलिफेंट होता है हाथी, हाथी के ऊपर, हाथी के ऊपर जब राजा बैठता है तो एक सुंदर सा कपड़ा उसके ऊपर बिछाया जाता है ना, जिसको हौदा बोलते हैं। हौदा, हाथी की पीठ पर बिछाए जाने वाले कपड़े को क्या कहा जाता है? हौदा बोलते हैं, हौदा। तो एलिफेंट
पट्टा, एलिफेंट पे पट्टा बिछाया जाता है, सुंदर सा, सुंदर सा, ठीक है। और आपका फिर क्या आता है, चल के आता है कौन, चल के आता है कौन, जिसको सत्ता संभालनी है, सत्ता, सतासी, सत्ता का मतलब सतासी, कौन सा सतासी, 1987, तो सत्ता से याद रख लेना, सतासी। भाई जिसको सत्ता संभालनी है वो एलिफेंट पे आएगा, उसके लिए आपका सुंदर सा पट्टा बिछाया जाता है। फिर एक पट्टा जमीन पे भी बिछाया जाता है, कारपेट जिसको आप कहते हो, वो भी सुंदर सा होता है, उस पर राजा चल के आता है सत्ता धारण करने, सत्ता धारण करने। थम्सअप करो यार, थोड़ी एनर्जी पहुंचाओ हम तक जी, भैया कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो 87 से कैसे याद रखेंगे, एलिफेंट से तो याद रखना है एलिफेंटा, एलिफेंटा, एलिफेंटा। पट्टा से याद रखना है कर्नाटक के पट्टादकल, पट्टादकल। सुंदर से याद रखना है क्या, सुंदर से क्या होगा, सुंदरवन होगा। सुंदरवन बताओ कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। और चल से याद रखना है चोल टेम्पल, चोल टेम्पल 1987। तो एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। धारापुरी गुफाएं एलिफेंटा गुफाओं का स्थानीय नाम है। ये जो 7 गुफाएं हैं, इनमें से 5 तो हिंदुओं के लिए हैं और 2 बौद्धों के लिए हैं। 5 हिंदू गुफाएं हैं और 2 क्या हैं, 2 बौद्ध गुफाएं हैं। 2 भाई साहब इसमें से बौद्ध गुफाएं हैं, बौद्ध गुफाएं, ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन हम आपको बता चुके हैं, सुंदर होना चाहिए बंगला, सुंदर, सुंदर, और इसको याद रखेंगे एलिफेंट, सुंदर, पट्टा, चल के कौन आया, सत्ताधारी, सत्ता से 87। ओके बॉस, ओके। तो यह गंगा डेल्टा का हिस्सा है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। ये तो हम जानते हैं, सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियों के द्वारा बनाया जाता है। कोई दिक्कत है इस बात में बॉस, नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं। आप हमें बताओ सुंदरबन को रामसर साइट, हालांकि हम आपको रामसर साइट जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे इस बात को, है ना, 2019 में। पट्टादकल हमने आपको बताया ये कर्नाटक का है, ठीक है। वो पट से कहीं भी बैठ जाती है, बहुत नाटक करती है, पट्ट से नाटक याद रख लेना। ये सब याद हो जाएंगे, ये पट्टादकल कभी आप भूलोगे नहीं, क्योंकि ये जब हम आपको फेस्टिवल पढ़ाएंगे ना, बहुत सारे नाम वहाँ पर आएंगे, खजुराहो, पट्टादकल। तो अगर आप स्टेट को यहाँ पर नहीं भी याद करा पाओ तो हम इसको आपको, जब हम वहाँ पर आपका ट्रिक्स बनाएंगे ना इस फेस्टिवल वाले में, तो वहाँ पर इनको आप आसानी से आप कनेक्ट कर पाएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। चिंता नहीं करनी अपनी क्लास में। पट्टादकल कर्नाटक 1987, ठीक है। इसमें 9 हिंदू मंदिर है और एक जैन मंदिर है, एक जैन मंदिर है। चोल को किससे बताया हमने आपको, चल से, चल से हमने बताया, चल के जाता है सत्ताधारी। तमिलनाडु में है चोल मंदिर, ठीक है। इसको राजेंद्र चोल ने बनाया तो अपने नाम पर बनाया। बृहदेश्वर, तंजावुर, ऐरावतेश्वर, ये टेम्पल है यहाँ पर। मंदिरों को भी भूल जाना ज्यादा, मंदिरों को हम मंदिरों में आपको याद कराएंगे, ठीक है, वहां भी ट्रिक से याद कराएंगे। इसमें तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर, गंगेकोंड चोलपुरम बृहदीश्वर मंदिर, दारासुम के ऐरावतेश्वर मंदिर जैसे शामिल हैं। अभी इस पे बहुत पैनिक नहीं होना है। जिस टॉपिक का स्पेस जहां पर बनेगा, मंदिर वाले को मंदिर में ही आपको याद कराएंगे। सर जीएस सुधा बुक में पंचवर्षीय योजनाएं नहीं है, बेटा उड़ा दूंगा घूसों से। अपने हाथ से टेबल बनवाइए बैठ के, पूरी टेबल है पूरे पेज पे, है ना। उसमें देखना इकोनॉमिक्स में, भारत में आर्थिक नियोजन, वो ऐसा नहीं है किसी को काम दे दिया, किताब बना दो, छाप दो, बच्चों तक पहुंचा दो। हो सकता है कहीं एक आध दो जो बाद में आपका जो करेक्ट कर रहे होंगे, उसको जो फाइल करेक्ट करते हैं, जो टाइपिंग करते हैं, हो सकता है इक्का दुक्का टाइपिंग एरर आपको मिल जाए, इक्का दुक्का, वो भी कॉमन सेंस जिसमें आप अपना लगा लोगे। नहीं तो बच्चों वो ऐसे नहीं है कि दे दी किसी को किताब बना के बच्चों तक पहुंचा दो। आर्थिक नियोजन में देखना हमने लिखा है उसको। आओ यहाँ पर, आज की मेहनत नहीं है, वो वर्षों की मेहनत है। क्या बोलेंगे, नंदा देवी और फूलों की घाटी। नंदा देवी कब का, उत्तराखंड का, 1988 का। तो फूलों की घाटी, देखो घाटी बहुत पूछी जाती है। जैसे हमने आपको एक बार बताया था पिन घाटी कहाँ पर है, बताओ पिन घाटी कहाँ पर है, पिन वैली। पिन वैली हमने कहाँ पर बताई थी, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। एक हमने आपको साथी साइलेंट वैली बताई थी, बताओ साइलेंट कहाँ के लोग रहते हैं, कहाँ के बताए थे। साइलेंट घाटी कहाँ पर है, ये केरला में है, कहाँ पर है, केरला में है। एक आपसे पूछ लेता नौरा वैली कहाँ पर है, नौरा घाटी, नौरा घाटी ये वेस्ट बंगाल में है, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ओके।
पश्चिम बंगाल में है। तो नंदा देवी को याद रख लेंगे, 888888 से 88 में है, 88 में। सांची के बौद्ध स्तूप ये मध्य प्रदेश में है, 1989 में। आजकल मुझे बताओ सच की कोई कीमत रह गई है? सच की कोई कीमत होगी? ये तो हम सुनते हैं सत्यमेव जयते, तो सच से याद रखना, सच से। सांची के बौद्ध स्तूप सच से कहाँ पर है? एमपी में। सच अब 8 आने का हो गया है, सच हो गया है आज के समाज में 8 आने का। झूठों का अब तो बाजार आ गया, अब तो झूठों की दुनिया आ गई है। जितना ज्यादा झूठ जो बोल ले वो उतना कामयाब। 8 आना, 8 अरना, 8 अरना 89 में। सच कितने का हो गया? 8 आने का, 8 आने का, 8 आने का, ना से याद रखेंगे। ओके, 1989 में। कहां पर है? सच मध्य में ही अपना दम तोड़ देता है, ऐसे भी याद रख लेना। अशोक द्वारा निर्मित हुए कितने रुपए के नोट पर है सांची के बौद्ध स्तूप? 200 रुपए के नोट पर है। दीवारों पर जातक कथाएं, देखो जातक कथाएं क्या होती हैं बौद्ध धर्म में, ये हम आपको प्राचीन इतिहास में पढ़ाएंगे कि महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की जो भी कहानियां लिखी गई उनको जातक कथाएं कहा गया, जातक कथाएं कहा गया। ओके, और हेनरी टेलर ने सांची के स्तूप की 1818 में खोज की थी, याद रखेंगे। सच 8 आने का। हुमायूं का मकबरा, यहाँ पर हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में, और इसको बोलते राजधानी का पहला यूनेस्को स्थल। अभी तक हमने जितनी भी यूनेस्को साइट साथी पढ़ी, क्या उनमें से कोई भी ऐसी थी जो अब तक दिल्ली में थी? यस और नो? दिल्ली में थी कोई भी साइट? आप कहेंगे नहीं भैया। तो पूछे दिल्ली का पहला यूनेस्को साइट कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं के मकबरे में बहुत सारे मुगलों की लाशें दफन है, बहुत सारे मुगलों की, किसकी? बहुत सारे मुगलों की लाशें दफन है, यानी कि डेड बॉडीज, इसीलिए इसको बोलते हैं मुगलों का कब्रिस्तान। मुगलों का कब्रिस्तान किस इमारत को कहा जाता है? ये हमने हिस्ट्री में भी आपको बताया था। मुगलों का कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ मुगल्स। क्या कहा जाता है इसको? ग्रेवयार्ड ऑफ मुगल्स, ग्रेवयार्ड ऑफ मुगल्स। क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे शासकों का, फर्रुखसियर से लेकर के कहते हैं मुगलों के लगभग 200 से ज्यादा लोग यहाँ पर दफन है। दादा, नाती, पोते सब यहीं पर दफन हुए, बहुत सारे लोग। तो इसको याद रख लेना, क्या है यहाँ पर? मुगलों के नाती, मुगलों के नाती भी कहाँ पर दफन हुए? तो मुगल से याद रखेंगे हुमायूं का मकबरा, और इसको याद रखना नाती। कौन याद है? नाती, नाती। हालांकि बोलते तो उसको नाती है, नाती से याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं, नाती नहीं बोलना, नाती। तो नाती से क्या बोलना है? 9-3, 9-3। क्या बोलोगे? 9-3। 9-3 का मतलब क्या हुआ? हुमायूं, वहां पर सब मुगलों की डेड बॉडीज दफन है, ये आपको याद रख लेनी है। किस वर्ष में यूनेस्को साइट बना? 9-3 में। 9-3 का मतलब क्या है? 93। क्या है? 93, 93, 93। कुतुब मीनार और उसके स्मारक सेम सेम पर। कुतुब मीनार तो दिल्ली का कुतुब मीनार, तो हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में, तो उसको भी रिलेट रखेंगे 1993। लिखें कुतुब मीनार दिल्ली 1993, छोटी सी बात लिखनी है, छोटी सी बात। तो हुमायूं का मकबरा याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा। भारतीय पर्वतीय रेलवे विभिन्न राज्य 1999। भाई देखो, तुमको पहाड़ियों में रेल में बिठा के घुमा दे, ऐसे पहाड़ियों में, कभी ऊपर पहाड़ पर कभी नीचे पहाड़ पर, और रेल में बैठा के, तो पर्वत रेलवे को कैसे याद रखना है? पर्वतों में रेल में घूमने को तुम क्या कहोगे? तुम बोलोगे एकदम से ना 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 भैया, हम नहीं जाएंगे इसमें, ना ना ना, ना ना, ना ना, यानी कि 1999, 1999, 1999। क्या बोलोगे? 9-9 से याद रख लेना। तो भारतीय पर्वत रेलवे ये क्या है? जो आपका पर्वतों में रेल चलती है। जैसे दार्जिलिंग कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में, 1999। तो 1999 में पहली बार इसको चिन्हित किया गया। नीलगिरी को इसमें बाद में शामिल किया गया, इसलिए इसका ईयर नहीं पूछता है। नीलगिरी जो कहाँ पर है बताओ? ब्लू माउंटेन्स कहाँ पर बताए थे? तमिलनाडु क्षेत्र में। कालका शिमला ये हिमाचल प्रदेश में 2008 में शामिल हुए। कब शामिल हुए? ये 6 वर्ष बाद, तो ये 3 वर्ष बाद, ये इसके 6 वर्ष बाद, ये 3 वर्ष बाद। तो 6 और फिर उसका आधा वर्ष, 6 और 3। तो निमोनिक्स बोलते हैं ना उसको, निमोनिक्स कुछ बना के रखोगे तो हमको हेल्प मिलती है, हेल्प मिलती है। कोई इशू, कोई इशू? यहाँ तक की बात में कनेक्ट कर पा रहे हैं अपनी एनर्जी मेरे पास तक भेजो। जी भैया, हम इसको एक बार तो जर्नली भी पढ़ेंगे और इन चीज़ों की वजह से हम उसको मेमोराइज करेंगे। जैसे हुमायूं का मकबरा बताओ फटाफट, कुछ पूछूं?
अभी मैप खोलेंगे तब पूछेंगे आपसे, देखेंगे कितना कनेक्ट आप कर पाओगे। और सही मायने में बताना, फायदा होगा अगर कंसंट्रेट कर रहे हो, कंसंट्रेट कर रहे हो मेरी बातों पर, पूरा पूरा उसको फॉलो अप कर रहे हो, जिस तरह राह मैं तुमको बता रहा हूँ उसको फॉलो कर रहे हो तो फायदा होगा। अपना कुछ लगा रहे होगे तो फिर अपने तरीके से। ओके। बौद्ध गया का महाबोधि मंदिर, जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ 2002 में, महाबोधि मंदिर निरंजना नदी के तट पर है। पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, हाँ या ना? हाँ जी। तो देखो बौद्धो याद रखना, तो ये बौद्धो से संबंधित है, बौद्धो। क्या बोलोगे? बौद्धो। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बौद्धो को, बौद्ध और दो, बौद्ध और दो, बौद्ध और दो। तो बौद्ध गया कहां पर है? दो में। दो से मतलब क्या है? 2002। क्योंकि 1902 तो नहीं लिख सकते तुम, क्योंकि 1902 में तो भैया शामिल ही होने शुरू नहीं हुए थे, क्योंकि भारत ने साइन ही किस ईयर में किए थे? 1977 में। 1977 के बाद से ही भारत की साइट एप्लीकेबल हुई और 1984 में तो पहली बनी। तो 1902 तो अच्छा बच्चा करेगा नहीं। अब जिसने स्टैटिक जीके की क्लासेस ही नहीं पढ़ी, जिसको एपेनार नहीं पता, जिसको ABCD नहीं पता, का खा गा नहीं पता, तो वो तो 1902 भी टिक कर सकता है। ओके। कोई इशू, कोई परेशानी? कोई परेशानी बोलेंगे भी फटाफट से। भैया जीएस में रिसर्च कैसे करें? देखो बच्चों, रिसर्च के लिए मतलब बहुत सारा क्या होता है गूगल पे। देखो अब से पहले क्या होता था कि आप अपना पेज बना के उसको अपलोड कर सकते हैं, तो गूगल पे बहुत सारी आपका गलत जानकारी भी होती है। लेकिन आप एक डेटा को देखना कि वो ज़्यादा जगह कितना दिया हुआ है, तो वही क्या हो जाएगा, वही सटीक हो जाएगा। बहुत कम दो चार फैक्ट्स ऐसे होंगे जिन पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको होगा, उनको छोड़ देना, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। नहीं तो जो ज़्यादा साइट्स पर है, जो ज़्यादा वर्णित है, और ऑफिशियल साइट्स पर कोई भी ऑफिशियल पेज आप देख सकते हैं, या जो ज़्यादा डेटा जहाँ पर ज़्यादा लिखा हुआ है, जिसके बारे में ज़्यादा साक्ष्य हैं, वही सत्य है ना? ज़्यादातर तो मिल ही जाता है। बौद्धो, तो क्या बोलेंगे? बौद्धों का है बौद्ध गया। ऐसे है तो सभी का, लेकिन बौद्धो महात्मा बुद्ध से संबंधित है, तो बौद्धों का एक अच्छा स्थल है। ओके बॉस, आगे आते हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में तीन। देखो ऐसे याद रखना, भीम, भीम वैसे भी तीन सा ही लगता है, भीम तीन लगता है नहीं? नहीं भैया, ऐसे बोल लो, भीम को बैठने के लिए तीन लोगों के बराबर जगह चाहिए। किसकी? तीन की जगह चाहिए उसको, तीन की जगह। इतना बड़ा था, कितने की जगह चाहिए? तीन की जगह। और भीम अक्षर में कितने कैसे लेटर बनते हैं? तीन जैसे ही लेटर बनते हैं, तीन। तो थोड़ा रिलेट रखेंगे तो माइंड में स्पेस बनेगा। कॉन्शियस माइंड इसी को बोलते हैं, वो बना लेता है अपनी जगह। हो सकता है थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जगह बना लेगा अपने आप। तो क्या बोलेंगे? तीन से कितना हो जाएगा? 2003। बहुत पूछा जाता है कि इन भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की थी? VS वाकड़कर ने की थी, VS वाकड़कर ने। कब की थी? 1957 में। इनको भी हम एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो आपको विस्तार से बताएंगे। एक साथी ने हमारे ने लिखा है कि ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ये बहुत अच्छी जानकारी है, आपको भी लिखनी चाहिए अपने नोट्स में। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, क्योंकि मुझे पता है ये BPSC में क्वेश्चन पूछा गया था आपका, भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में। हमको हिस्ट्री में हम आपको पढ़ाएंगे इसको, डोंट वरी। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? रायसेन जिले में स्थित है, रायसेन जिला, रायसेन जिला। आगे आए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र में 2004 में। 2004 में साथी हमें बताएं कितनी यूनेस्को की साइट लिस्ट हुई थी? तो इसके जो आपका वास्तुकार है वो FW स्टीवंस है, FW स्टीवंस। और पहले इसका नाम बदला गया, क्योंकि इसका पुराना नाम क्या होता था? पुराना नाम क्या होता था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का? तो इसका पुराना नाम होता था विक्टोरिया टर्मिनल। क्या होता था? पहले इसको कहा जाता था विक्टोरिया टर्मिनल, विक्टोरिया टर्मिनल कहा जाता था। याद रख लेना इसको, ठीक है? और ये इसकी जो स्टाइल है वो भी पूछी जाती है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किस स्टाइल में बना हुआ है? तो वो आपका बना हुआ है विक्टोरिया, उसको बोलते, सॉरी विक्टोरिया नहीं बोलते उसको, हाँ विक्टोरिया ही बोलते हैं। स्टाइल को किस स्टाइल बोलते हैं? उसको बोलते हैं विक्टोरिया गॉथिक स्टाइल। विक्टोरिया गॉथिक स्टाइल में बना हुआ है, विक्टोरिया गॉथिक शैली में, विक्टोरिया गॉथिक शैली में बना हुआ है आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। भाई छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर हमको महाराष्ट्र तो याद आता ही है, ठीक है? महाराष्ट्र, मराठे थे वो। तो 2004 को कैसे याद रखना है? तो इसको याद रख लेना, छत्रपति, छत्रपति महाराज जी की जो हैं वो चप्पे चप्पे पे थे चारों ओर, चप्पे चप्पे पे, चप्पे चप्पे पे वो चारों ओर थे, चारों ओर।
छत्रपति जी के जो चप्पे थे वो चारों ओर थे, और हिंदुस्तान में बहुत बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया एक, ठीक है। और उनके साम्राज्य का क्या आधार था हमने आपको बताया मॉडर्न हिस्ट्री में। बताइए कैसा कैसा देश वो चाहते थे, कैसा देश चाहते थे, क्या स्वप्न था छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, बताइए एक बार, क्या स्वप्न था उनका। एक बार लिखेंगे सब शब्दों में, हम सटीक शब्द चाहेंगे आप सबसे, सटीक शब्द चाहेंगे। स्वराज स्वराज स्वराज, ये हुई ना बात। छत्रपति चप्पे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी हो गए इससे, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो गया, छत्रपति टर्मिनल हो गया इससे। और चप्पा से क्या बनेगा बताइए, चप्पा से बनता है गुजरात का चंपानेर पावागढ़, चप्पा से याद रख लेना चंपानेर। तो छत्रपति जी चप्पे चप्पे पर चारों ओर उनके लोग थे, चप्पे चप्पे पर चारों ओर चंपानेर उद्यान, तो ये चप्पा, चप्पा से याद रखेंगे चार, क्या बोलेंगे, चप्पा चार कहाँ पर है आपका, पावागढ़, ये गुजरात में है 2004 में। लाल किला कब आपका, लाल किला कब यूनेस्को में चिन्हित हुआ, 2007 में। शाहजहां ने बनवाया, ये तो हम हिस्ट्री में आपको बता चुके हैं। यमुना रिवर के किनारे है, और कितने रुपए के नोट पर है, 500 रुपए के नोट पर। 2000 रुपए का नोट अभी बंद हो गया या नहीं हो गया बताओ, 2000 रुपए का नोट बंद हो गया, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा संभल के। तो आपका 2000 रुपए का नोट, जी हाँ, बंद हो गया। तो उस पे कौन सा चिन्ह होता था बताइए, मंगलयान होता था, क्या होता था, मंगलयान। इसे शाहजहां की राजधानी शाहजहानाबाद के महल के रूप में बनाया गया था। और लाल किले का जो काम चला था वो चला था 1638 से शुरू होकर 1648 में इसका निर्माण हुआ। 10 साल में इसका निर्माण हुआ था, 10 साल में, ठीक है। देखो याद कैसे करना है, देखो कोई भी जो माँ होती है वो क्या बोलती है, मेरा लाल किले में मेरे साथ रहे। लाल क्या बोलोगे, मेरा लाल किले में साथ रहे, साथ क्या रहे, साथ रहे, तो सात से याद रख लेना, सात, 2007। लाल रहना चाहिए किले में साथ, हर माँ चाहती है उसका लाल उसके साथ रहे, तो लाल किला 7 से, 2007 से, 2007 से। बताना 2003 में मैंने तुमको क्या बताया था, ये रिपीट भी करना है, रिपीट भी करना है। सर ये पूछ लेता है कि कौन सा कल्चरल साइट है, बच्चों बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, अभी हम आपको वहां तक पहुंचाएंगे आपको, अभी थोड़ा धैर्य रखिए। मिक्स्ड साइट हमने बताई कंचनजंगा, 7 नेचुरल, उसमें नेशनल पार्क आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सी चीजें नेचुरल है। इसके अलावा जैसे अब हम यहाँ पर पूछ रहे हैं आपसे लाल किला, तो लाल किला क्या ये नेचुरल है, मिक्स तो सिर्फ एक ही है, तो ये किस में चला जाएगा, ये आपका कल्चरल में चला जाएगा, संस्कृति को दर्शाता है। भीम बेटका, बहुत बढ़िया, भीम से 3, बिना नोट्स देखे बोला करो, ओके। जंतर मंतर जयपुर में 2010 में, जंतर मंतर जयपुर, ठीक है। अब यहां पर देखना, जंतर मंतर क्या आपका जगह है, हाँ जी। जंतर मंतर कब बना था, किस ईयर में बना था बताइए। तो जंतर मंतर तो आपका कितनी जगह पे जंतर मंतर है, पहले हम आपसे ये पूछते हैं। देखिए जंतर मंतर का जो निर्माण कराया वो करवाया सवाई जयसिंह द्वितीय थे। कौन थे, सवाई जयसिंह द्वितीय। इन्होंने सबसे पहले जो जंतर मंतर बनवाया था वो कहाँ पे बनवाया था, सवाई जय सिंह द्वितीय। ये खगोल वेधशाला थी, एस्ट्रोनॉमी में इनकी बहुत रुचि थी, एस्ट्रोनॉमी में बहुत रुचि थी, तो इन्होंने सबसे पहले जो जंतर मंतर बनाया था, जंतर मंतर एस्ट्रोनॉमी के लिए, यहाँ पर इन्होंने घड़ियाँ लगाई, सौर घड़ियाँ लगाई, तो इन्होंने इसको सबसे पहले बनाया था दिल्ली में, दिल्ली में। और इसका काम हुआ 1724-25 में, 1724-25 में। इसके 10 वर्ष के बाद में इन्होंने जयपुर में इसको बनाया था, जयपुर में बनाया था 10 वर्ष के बाद, यानी 1734 में। तो जयपुर वाला कब बना, ये इसका निर्माण है, क्या बता रहे हैं हम आपको, इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ। और जयपुर, जयपुर के अलावा और कहाँ कहाँ पर है, ये उज्जैन में है, उज्जैन में भी एक सौर घड़ी है जहाँ से समय की गणना होती है, उज्जैन है। वाराणसी, वाराणसी में इन्होंने इसको बनाया था। मथुरा में इन्होंने इसको बनाया था, क्या बोलेंगे, मथुरा में, मथुरा में इन्होंने बनाया था, मथुरा में। तो जंतर मंतर जो जयपुर वाला है वो यूनेस्को साइट है, बाकी दिल्ली का नहीं है, ये मत सोचना। कौन सा है बताइए फटाफट से। तो जंतर मंतर जो साथी आपका कहाँ का है, जयपुर का है। किस वर्ष में चयनित हुआ, 10 में। तो जंतर मंतर मुझे बताओ, हम किस वेद में तंत्र मंत्र को पढ़ते हैं, तंत्र मंत्र को पढ़ते हैं, तो हम कहेंगे भैया ऋग्वेद में आते हैं बहुत सारे पूजा मंत्र, कैसे देवताओं की पूजा करनी है, किस देवता को कैसे मनाना, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल है, बोले भी फटाफट से, सारे लोग आंसर करें, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं।
बोलो भाई फटाफट से, सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। कुछ ऊपर लिखा है एक बच्चे ने नीलगिरी, वो देखो क्या है, क्या कह रहे हैं वो। जंतर मंतर तो किसमें है, कितने मंडल हैं, 10 बता रहे हैं सब, तो 2010। जंतर मंतर किसमें, 10 मंडल वाले में है। किसमें है, 2010 है, तो यहां से याद रख लेना 10 मंडल वाले में है। किसमें है, 10 मंडल वाले में, 10 मंडल वाले, 10 मंडल वाले यानी ऋग्वेद में जंतर मंतर 10 मंडल वाले में, 10 से याद रखेंगे। ठीक है, 10 मंडल। भैया नीलगिरी 2005 में रह गया, क्या रह गया, नीलगिरी हम आपको बता चुके हैं भैया, 2005 का नीलगिरी रह गया। बच्चा यहाँ पर नीलगिरी नहीं बताया हमने आपको, आप कहाँ सो रहे थे जब हमने यहाँ पर आपको नीलगिरी बताया 2005? तुम्हारी आंखें लग गई थी या तुम्हारी आंखें किसी पर लग गई थी? सही सही बताओ, थे कहाँ तुम, आखिर थे कहाँ तुम? लाइब्रेरी में ये घपला नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इन पापों को तुम प्रायश्चित भी नहीं कर पाओगे, है ना। बताओ जरा, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट तो हमने आपको बताया जो वेस्टर्न साइड है, आपने कहा था कि भैया जो अरब सागर का भारत का हिस्सा ये वाला, तो यहाँ पर तो आपका महाराष्ट्र से शुरू होके आपका केरल, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, ये सब पश्चिमी घाट में। तो याद रख लेना पश्चिमी घाट पे 12 याद रख लेना, 12। क्या बोलोगे यहाँ पर, इसको 12 से याद रख लेना पश्चिमी घाट पर, क्योंकि पश्चिमी घाट पे गोवा वोवा है सब, और गोवा वोवा में ज़्यादा क्या मिलते हैं, ज़्यादा वहाँ पर बार मिलते हैं जो घूमने जाते हैं। शराबी प्रवृत्ति का आदमी बहुत घूमने जाता है गोवा, जो वैसे होते हैं ना मतलब पारिवारिक, वो बहुत कम जाते हैं। शराबी प्रवृत्ति वाले आदमी तुरंत छुट्टी मनाने कहाँ सोचेगा, गोवा में, गोवा चलते, घूमने कहाँ जाएगा, गोवा जाएगा, गोवा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे वहां पे, बार, बार से याद रख लेना 12, गोवा साउथ साइड में, गोवा। तो गोवा कहाँ पर है आपका, पश्चिमी घाट पर है, तो इसके आसपास से रिलेट कर लेना। महाराष्ट्र, मुंबई भी शराबियों का, मतलब वैसे नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब वो बॉलीवुड वालों ने ऐसी इमेज बना दिया, हालांकि वो भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है, आर्थिक राजधानी है। कोई साथी हमें मुंबई से देखेगा तो वो क्या सोचेगा, मतलब ऐसी खबरें आती हैं वहां पे। तो मतलब मुंबई में तो तुम्हें पता ही है कैमरे वालों का भी अच्छा बिजनेस है, वो अपना आप एयरपोर्ट के बाहर बैठे रहते हैं, पापराजी समझते हो, वो जिम के बाहर बैठे रहते हैं, कभी ना कभी तो आएगी, है ना, कभी ना कभी तो जाएगी, आएगी तो जाएगी भी, तो वो वहां बैठे रहते हैं। तो तुम समझो उन सब का कल्चर ऐसा ही है। पश्चिमी घाट 2012, 12। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग याद रख लेना, पहाड़ों में कितने दुर्ग हैं, 6 दुर्ग हैं। पहाड़ों में कितने किले हैं, पहाड़ों में 6 दुर्ग हैं। किसके हैं 6 दुर्ग, तेरे हैं। पहाड़ों में 6 दुर्ग हैं तेरे, यानी कि 13, 13, 1913 तो नहीं लिख दोगे, 2013। क्या बोलोगे, 13 से याद रख लेना, पहाड़ों में 6 दुर्ग हैं, 13। तो राजस्थान के जो पहाड़ी दुर्ग हैं, पहली बात तो वो 6 हैं और 2013 में चिन्हित हुए। यहाँ पर देखना 6 किले कौन कौन से, आमेर फोर्ट है, गांगरोन फोर्ट है, जैसलमेर, जैसलमेर को कहा जाता है गोल्डन फोर्ट, लिखना जैसलमेर, क्योंकि सुबह के टाइम पे जब धूप निकलती है तो ये ऐसे चमकता है जैसे सोने की दीवार बन रही हो। ठीक है, सोने की तरह चमक, सोने की तरह, सोने की तरह, या सोने का किला भी इसको बोलते हैं, सोने की तरह कौन सा फोर्ट चमकता है, तो इसी वजह से इस फोर्ट को गोल्डन फोर्ट कहा जाता है। सीपीओ में पूछा गया आपका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, 2022 में, गोल्डन फोर्ट। चित्तौड़गढ़, आपका कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ की जो चाइना के बाद सबसे लंबी दीवार है, कुंभलगढ़ बताइए मुझे फटाफट से कितनी लंबी दीवार है, हमने आपको बताया, कई बार बताया है, तो प्रैक्टिस सेशंस में बहुत बार बताया है। चाइना की दीवार सेकंड लंबी दीवार है, कितने किलोमीटर की है, तो आप कहेंगे ये 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, चाइना के बाद में सबसे लंबी दीवार। और छठा किला है रणथंबोर। ग्रेट हिमालयन, तो ये तो हिमा से याद रखना है, हिमाचल में, कहाँ पर है, हिमाचल में है। और ये कब आपका चिन्हित हुआ, 2014 में चिन्हित हुआ, 2014 में। ठीक है, कौन सा, ग्रेट हिमालयन। तो इसको आप ही रिलेट करना, है ना, थोड़ा सा काम आपको भी देंगे। 2014 में ये आपका चिन्हित हुआ। 14 के 2 हैं, रानी की वाव, रानी की वाव क्या बोलेंगे, ये गुजरात में है 2014 में। अगर मैं कहूँ सारी अब तक की जो साइट पढ़ रहे हैं इसमें विशेष तौर पे देखना रानी की वाव। एसएससी लगभग हर एक सेगमेंट के हर एक एग्जाम में इसको पूछती है साथी, बहुत पूछता है। देखिए कैसे,
रानी की वाव ये उल्टे मंदिर की तरह है। क्यों कहते हैं भैया इसको उल्टे मंदिर की तरह? तो उल्टे मंदिर की तरह आपने देखा होगा मंदिरों में जो स्तंभ होते हैं वो नीचे की तरफ से बहुत मजबूत होते हैं और ऊपर की तरफ से वो कमजोर होते हैं। देखो अपनी शर्ट पीछे से ऐसे घूमने में तुम्हें पीली दिख रही है, नहीं दिख रही है? कैमरे में शायद नहीं दिख रही होगी, पीली पीली सी। एक दीवार पे मैं बैठ गया सुबह सुबह, पसीने आ गए उस पे, तो जब हम लिख रहे थे अब वो पीछे से सारा पीला रंग लग गया इस पे। तो क्यों बोलते हैं उसको उल्टे मंदिर की तरह? तो क्योंकि जो स्तंभ होते हैं नीचे से मजबूत होते हैं और ऊपर से थोड़े ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं स्तंभ, देखा होगा आपने नीचे की तरफ से यहाँ पर बहुत मजबूत स्तंभ होते हैं। लेकिन इसके स्तंभ कैसे हैं? इसके स्तंभ उल्टे हैं, ऊपर की तरफ ज्यादा मजबूत है, तो इसीलिए इसको उल्टे कहा जाता है, उल्टे। सोलंकी वंश द्वारा इसको निर्मित हुआ। किस रानी ने बनवाया था बताइए? इसको जो बनवाया, इसका जो निर्माण कराया था वो सोलंकी वंश की रानी थी, रानी उदयामती। अपने पति के लिए उन्होंने निर्माण करवाया। किसने? रानी उदयामती। बताओ किस भगवान को समर्पित है? रानी उदयामती द्वारा बनाई गई रानी की वाव जो है ये किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किनको है? भगवान विष्णु को समर्पित है। सरस्वती नदी के किनारे हैं, 100 रुपए के नोट पर हैं, और इस स्टाइल को बोलते हैं जिसमें स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ मजबूत हो ज्यादा नीचे के मुकाबले, तो मारू गुर्जरा स्टाइल बोलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय भारत में ज्ञान का केंद्र रहा। हमने आपको हिस्ट्री में इसको पढ़ाया था, बताइए। नहीं अभी नहीं पढ़ाया, एंशिएंट में पढ़ाएंगे कि इसको आपका गुप्त वंश के एक शासक थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, तो उन्होंने नालंदा को बनाया। नालंदा को नष्ट किसने किया ये आपको बताना है। देखिए यहाँ के रिसेंट में ये नहीं पूछे जाते हैं उतना। नालंदा, तो नालंदा इसका जो निर्माण कराया वो कराया था कुमार गुप्त फर्स्ट ने। किसने? कुमार गुप्त प्रथम थे गुप्त वंश के, उन्होंने इसका निर्माण कराया। और ये नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भारत में ज्ञान का केंद्र रहा है बिहार में, 2016 में। ठीक है। कंचनजंगा, कंचन नहीं, कंचन, कंचन, कंचनजंगा सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वन एंड ओनली मिक्स्ड साइट है अभी तक इंडिया की, तो इसीलिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कंचनजंगा हम आपको पहले भी याद करा चुके हैं, कहाँ पर है बोलेंगे भाई फटाफट से। ये अंशी ने भी आंसर किया है भैया, खजुराहो छतरपुर में है। बहुत अच्छा आपने आंसर किया है बच्चों। दीदी आपका एकदम से ठीक आंसर है, आप बहुत खुशी रहे हमेशा। कंचनजंगा सिक्किम में है, 2016 में। ठीक है। कंचे को याद रखना, कंचे को। बचपन में कंचे खेले हैं तुमने? कंचे, तो जैसे बच्चों को कंचे खेलने का शौक होता था, जैसे हम पे कोई ऐसा ज्यादा गेम खेलने नहीं आए लेकिन कंचे वंचे खेलने हम पे आते थे। ठीक है। कंचा, तो कंचे, तो वो बोला कंचे खेलेंगे, उसकी मां ने बोला बेटा पहले 16, 16, 16 से याद रख लेना। क्या? 2016। तो कंचे बाद में खेलना, पहले 16। तो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में सबसे ज्यादा कि भैया आपका कंचनजंगा को किस वर्ष में, इसका सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। किस वर्ष में, इसका ईयर भूलना नहीं है, किस वर्ष में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसको सेलेक्ट किया गया? तो 2016 में सेलेक्ट किया गया। ली कार्बूजिए चंडीगढ़ 2016, भूल जाना। ठीक है, भूल जाना इसको बेशक से। अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर, ये गुजरात में है, 2017 में। साबरमती नदी के किनारे सुल्तान अहमद शाह ने इसको बनवाया और ये यूनेस्को का पहला भारतीय शहर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्योंकि देखिए अब से पहले आपने देखा किसी पार्क का नाम, किसी इमारत का नाम, किसी एक जगह का नाम, लेकिन आपने किसी पूरे शहर का नाम नहीं देखा होगा। आप कहेंगे भैया अभी तो देखा था हमने जयपुर। क्या सच में आपने जयपुर का नाम देखा था, या जंतर मंतर एक इमारत का नाम आपने देखा था, एक स्थल का नाम देखा था? तो जंतर मंतर जयपुर हमने देखा था, जयपुर शहर में जंतर मंतर, जयपुर शहर नहीं, यहाँ पूरे शहर की बात कर रहे हैं, अहमदाबाद पूरा शहर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 2017 में। क्या बोलोगे? याद रख लेना, जो व्यक्ति अपने अहम में रहता है ना ज्यादा, उसका अहम उसको फिर सताता है बाद में। ठीक है। सतार, 17, 17 से याद रख लेना। क्या बोलोगे? 87 बोल देंगे भैया सत्ता को, तो हम 17 ये लिख लो ना। आज उसको क्यों सता रहा है? बोलना आज उसका अहम, अहम से अहमदाबाद, आज उसका अहम जो है ना उसको सता रहा है, क्योंकि वो अहम में रहता था, ज्यादा घमंड में रहता था। ठीक है। 17, तो यानी कि 17, 17। अरे सबको लगता था ना बच्चों को बहका के 2 दिन यूट्यूब पे पढ़ाओ और फिर एप्लीकेशन पे ले जाओ। 2 दिन यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ा के एप्लीकेशन पे ले जाओ, कैसे भी करके घेर घोट के एप्लीकेशन पे ले जाओ लास्ट में, है ना? 2 दिन पढ़ाओ और फिर एप्लीकेशन पे ले जाओ। तो भैया वहीं होती है पढ़ाई, वर्षों वर्षों तक सिर्फ वहीं पढ़ाई होती है।
क्या बोलेंगे, उसका अहम फिर उसको सताता है बाद में। मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल, ये महाराष्ट्र में है 2018 में, 2018 में, क्या बोलेंगे 2018 में, बहुत उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। मुंबई का रिलेट तुम भी कर लेना। गुलाबी शहर जयपुर, गुलाबी शहर जयपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको याद रखना, गुल से, गुल, व्यक्ति गुल खिला रहा है। और गुल खिलाना कब शुरू करता है आदमी, जब बच्चा रहता है तब नहीं भैया, जब उसकी टीनेजर खत्म हो जाती है, टीन, 19, क्या बोलोगे, जब उसकी एज आपका 19 की, टीन बोलते हैं इसको, टीन एज, टीन एज समझते हो, टीन एज, जिन वर्ड्स के आगे टीन लगता है, टीन, जैसे कि आपका 13 से शुरू होती है टीन एज, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो 19 पे क्या है, टीन एजर्स। अब 19 पे जब पहुंचता है, ठीक है, टीन एज उसकी खत्म होती है, तभी गुल खिलाने शुरू कर देता है, उसके दिमाग में फिर हैवानियत वाले विचार पैदा हो जाने लग जाते हैं, गुल खिलाने के विचार उसके दिमाग में तभी पैदा होने लगते हैं, ठीक है। यहीं जीवन उसका किस तरह से किस तरफ जाएगा ये डिसाइड होना शुरू हो जाता है। तो गुलाबी शहर ये आपका जयपुर में है, याद रख लेना, ये जो गुलाबी शहर जयपुर है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसको गुलाबी कब रंगा गया था, 1876 में एक आया था प्रिंस अल्बर्ट, क्या होता आया था, प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट आया था, प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर, प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर इसको गुलाबी रंग का रखा गया था, आगमन पर। और इसको उस टाइम पर ही एक व्यक्ति था स्टैनली रीड, स्टैनली रीड आदमी ने इसको पहली बार पिंक सिटी कहा। आप जाओगे ना वहाँ जयपुर घूमने, तो हम गए, हमने वहाँ पे जानकारी प्राप्त की, तो उन्होंने बोला भैया गुलाबी रंग का, मैंने कहा यार इसके अलावा इसको किसी और रंग से पुताई नहीं कर सकते हैं इसकी, मान के चलो गुलाबी मार्केट है पूरी, तो इसको ऐसा नहीं कर सकता बीच में कोई सफ़ेद रंग, तो उसने बोला भैया ये गुलाबी जो होती है ये तो आपका किसकी, आप वहाँ पर जो आपका बॉडी है, जो गवर्निंग बॉडी है, उसके द्वारा इस गुलाबी पुताई को करवाया जाता है, ये लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब ना के बराबर जाता होगा, कुछ जाता होगा तो, और लोग जो वहाँ पर मार्केट में बैठे उनके लिए ये पुताई फ्री है, तो सही है यार, फ्री का इंडिया में चाहिए। उन्होंने कहा अगर तुमने इसके अलावा कोई और पुताई करवाई तो अलग से चार्जेस और देने पड़ेंगे, तो एक तो आदमी मतलब अलग रंग की पुताई भी कराओ, चार्ज भी दो, तो उन्होंने सोचा ठीक है भैया, बाकी सब की तरह ही हो जाते हैं फिर, है ना। फिर तो वही है ना, पूरी भीड़ में भेड़ चाल में कोई एक आदमी अलग चलेगा तो दुनिया में अलग सा दिखता है, आदमी वैसे ही घबराता है अलग सा चलते हुए तो आगे आएंगे। सर बोर्ड पीडीएफ भी चाहिए, बोर्ड पीडीएफ के लिए क्लास में आइए, पेन चलाइए, थोड़ा मेहनत कीजिए, पूरी पीडीएफ हम आपको एक दिन पहले दे देते हैं, इसीलिए हम आपसे कहते हैं नोट्स बना के फिर हाथ से पेन चलाओ क्लास में आके, थोड़ा मेहनत करना सीखो दोस्त, बेटा अभी सिखाया, रोज रोज सिखाएंगे। तो क्या बोलेंगे, सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में इस शहर की स्थापना की थी। तो गुल खिलाता आदमी टीन एजर्स खत्म होने पर, टीन एज 19 पे खत्म होती है। रामप्पा 21, तो राम से याद रख लेना 21। देखो बहुत सारे लोगों के सिर्फ एक ही ईश्वर है, 21, 21 याद रख लेना, बहुत सारे लोगों के क्या है, एक ही ईश है, और उन्हीं के पैर वो क्या है, धुलते रहते हैं, उन्हीं के पैर धुलते रहते हैं, वो सिर्फ उनके लिए वही ईश्वर है। तो 21 से मतलब है रामप्पा, राम से रामाप्पा, राम से क्या हो जाएगा आपका, राम से हो जाएगा आपका रामाप्पा, रामाप्पा हो जाएगा, रामाप्पा टेम्पल है, और धुल से हो जाएगा आपका धौलावीरा। तो किस वर्ष में चिन्हित हुए थे, 21 में, 21 में, ठीक है। रामाप्पा काकतीय वंश द्वारा निर्मित हुआ और भगवान शिव को समर्पित है, एसएससी ने मोस्ट ऑफ द टाइम इसको रिपीट किया है, सबसे ज़्यादा बार, क्योंकि जब तो ऐसे भी समझिए पिछले 2-3 वर्षों में, क्योंकि ये जब नई नई एक साइट बनी तो कभी भी नया जो साइट बनता है उससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अभी असम का मोइदम्स है तो उससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत होंगे, तेलंगाना का। 40वीं साइट है धोलावीरा गुजरात की, इसको हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, सिर्फ इतना याद रख लेना धोलावीरा कब चिन्हित हुई, ये जाना जाता था उस समय पे, वहाँ पर एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था बहुत अच्छा, ड्रेनेज सिस्टम, 3 टीलों में भी बटा हुआ था, हिस्ट्री की जानकारी है। 1968 में पुरातत्वविद जगतपति जोशी द्वारा खोजा गया, और धौलावीरा का नाम गुजरात के कच्छ जिले के गांव के नाम पर रखा गया। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है, गनवेरी वाला, हड़प्पा और राखी गढ़ी के बाद ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की 5वीं सबसे बड़ी साइट है धौलावीरा। कौन सी साइट है, 5वीं सबसे बड़ी साइट है। अतिरिक्त बातें मत किया करो दोस्त प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, अपने आप को कभी भटकाना मत। शांति निकेतन, क्या बोलोगे, शांति, आदमी को शांति क्या पहन के मिलती है बताओ, शांति मिलती है धोती पहन के, क्या मिलती पहन के, शांति मिलती है धोती पहन के, धोती, धोती से याद रख लो, दो ती,
2023 में चिन्हित हुआ। 2 3 बाद वाले लेटर याद किया करो हमेशा। 1923 तो तुम लिख नहीं सकते, लिखोगे तो बुद्धू हो तुम सबसे बड़े, है ना। फिर तुमको फिर गधा कहा जाएगा, सोच लेना तुम। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल 2023 में, तो क्या बोलोगे, शांति मिलती है 2 3 बाद वाले लेटर याद रखने। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित शांति निकेतन, जिसका अर्थ है शांति का निवास। और कौन इसमें नहीं रहा, इंदिरा गांधी से लेकर के सब लोगों ने यहाँ निवास किया। कहते हैं कि जो यहाँ जीवन जी लेता था उसके अंदर एथिक्स का निर्माण हो जाता था। 1901 में शुरू हुआ और फिर बाद में 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की नींव भी रखी गई 20 वर्षों के बाद में। होयसल टेम्पल कौन से नंबर की साइट है, देखो जो रिसेंट की साइट है इनका, ये आपका इनका क्रमांक भी पूछ लेगा कि होयसल कौन से नंबर की साइट है, रिसेंट वाली। होयसल 43वीं कौन सी, शांति निकेतन, 42वीं होयसल और 23वीं आपका सॉरी 43वीं वो मोइदम्स है, मोइदम्स। तो होयसल इसको याद रखना, शांति, शांति असल में यशल है ना, इसको याद रखना असल में 2 में ही है भाई शांति, असल में होयसल और शांति निकेतन 2 ये 2 में ही है शांति, जो असल में असली में 2 तुम पहनना धोती। बेलूड़, हॉलीवुड और सोमनाथपुरा ये टेम्पल हैं। पिछली बार एसएससी ने बहुत क्वेश्चन रिपीट किया, निम्नलिखित में से कौन सा होयसल मंदिर के समूहों में शामिल नहीं है। ये 3 नाम होते थे, इन 3 नाम के अलावा चौथा नाम शामिल करके देता है कि कौन सा नहीं है। तो आपको क्या बोलना, हेलोबिड है, हाँ जी, सोमनाथपुरा है, हाँ जी है, बेलूड़ है, बिल्कुल है। ये मंदिर कर्नाटक के हसन और मैसूर जिलों के बेलूर, हॉलीवुड और सोमनाथपुरा में स्थित हैं। यहाँ पर देखिए 3 कौन कौन से बताए, एक तो बताया हमने बेलूड़ में, एक बताया हेलोबिड में और एक बात बताया सोमनाथपुरा में। तो यहाँ पर देखिए पहला कौन सा, चन्ना केशव, तो ये कौन से भगवान जी के लिए, भगवान विष्णु के लिए। और यहाँ पर देखिए केशव, तो जहाँ पर केशव केशव नाम आ रहा है वो कौन से भगवान जी को समर्पित है, जहाँ पर केशव केशव नाम आ रहा है देखिए, तो केशव कौन है, भगवान कृष्ण जी, और भगवान कृष्ण जी किसका अवतार है, विष्णु जी के अवतार हैं। तो भगवान विष्णु से संबंधित है केशव टेम्पल, क्योंकि वो विष्णु जी के अवतार हैं। और होयसलेश्वर मंदिर कौन से भगवान जी को समर्पित है, तो क्या बोलेंगे, शिव जी से संबंधित है, शिव जी से। तो 2 तो याद हो जाएंगे, एक याद रखना होयसल। होयसलेश्वर जो है साथी आपका वो किससे, भगवान शिव से है। डिस्ट्रिक्ट आप भूल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट आप इनके भूल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मोइदम को ध्यान से पढ़िए, रीडिंग लगाइए इसकी। ये 43वीं साइट है और मैंने कहा रिसेंट में जो साइट रहेगी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलेंगे भाई फटाफट से, बहुत अच्छा लिखा है एक साथी ने, जेब में पैसे नहीं हूं, क्या है, जेब, एक साथी ने लिखा है, फिर से पढ़ते हैं क्या लिखा है उन्होंने, एफ ने लिखा है कि जेब में पैसे नहीं है, डिग्री लिए फिरता हूं, दिनों दिन मैं अपनी नजरों में गिरता हूं, कामयाबी के घर में खुली किवाड़ चाहिए, बेरोजगार हूं मोदी साहब मुझे रोजगार चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत खूब। और अभी टीचिंग एग्जाम्स में आप जानते हैं बहुत लंबे समय से वो वैकेंसी नहीं आई है और बहुत जगह यही हाल है। तुम सबको पता होगा कि लोगों ने इतने दिनों से वो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सरकार को लगता है कि ठीक है जब चुनाव आएंगे तो तब भर्तियां दे देंगे, चुनाव के समय पर भर्तियां दे देंगे तो कम से कम वोट तो देंगे लोग। अच्छा, कोई सरकार अच्छे से चलाए और समय समय पर भर्तियां कराए तो लोग क्या इग्नोर कर देंगे गवर्नमेंट को, बिल्कुल नहीं करेंगे, वो इसके लिए सपोर्टिव बनेंगे, यार गवर्नमेंट अच्छी है। और ऐसे तो लोगों के मन में घर कर जाएगी ना ये बात, अच्छा चुनाव के चक्कर में हमको भर्ती दे रहे हो तुम, ठीक है तो हम भी तुमको मजा चखाएंगे। फिर क्या होगा, अब पता चले रोजगार भी ले लिया और वोट भी नहीं दिया, फिर क्या है। तो इससे अच्छा है कि एक अच्छे से मेथड को फॉलो करो और उसको फॉलो अप सब लोगों से कराओ, ताकि जो छात्र हैं जो भरोसा रखते हैं वो भरोसा किसके ऊपर रखेंगे, प्रदेश के मुखिया से ही भरोसा रखेंगे। और फिर उसमें तमाम तरह की चीज़ें क्यों हैं, क्यों बच्चों को आश्वासन नहीं देते सीधे तौर पर, क्यों पारदर्शिता सभी परीक्षाओं में नहीं कर दी जाती। हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है, आराम से। नहीं कर सकते तो हमें बताएं, हम प्रोसीजर बनाएंगे अच्छा सा, नहीं हो सकता है तो क्या बोलेंगे। मोइदम्स यह पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। पूर्वोत्तर भारत से मतलब कहाँ पर है ये, असम में, नॉर्थ इंडिया में। चराईदेव मोइदम को असम का पिरामिड भी कहा जाता है, ठीक है। यह मध्यकालीन अहोम राज्य की पहली राजधानी थी। यहाँ अहोम शाही परिवार के सदस्यों के नस्वर अवशेषों को दफनाया जाता है। इन टीलों में मृतकों को उनके शाही परिधान, मतलब उनकी जो ड्रेस होती थी, उनके जो वेपन्स होते थे,
जो उनका खुद का अपना पर्सनल बिलोंगिंग्स होता था, यानी निजी सामान होता था। सराइदेव मोदम ताई अहोम जनजातियों के राजाओं के कब्र स्थल हैं, यानी कि वो क्या है, उनके बोरियल प्लेस हैं, कब्र स्थल हैं। बात समझे जी। अब आते हैं हम आईसीएच पर। आईसीएच कितनी बताई थी हमने आपको, ये एक स्लाइड होगी बस, इसमें हमको 4 चीजें याद रखनी है बस। आईसीएच में सब भूल जाना, लेकिन 4 चीजें मत भूलना। आईसीएच याद रखना, क्या बोलेंगे, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इंटेंजिबल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इंटेंजिबल कल्चरल कल्चरल हेरिटेज इसको बोलते हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भैया 15 है। अमूर्त संस्कृति समाज की मानसिक चेतना का प्रतिबिंब है, यानी कि जो आपका कॉन्शियसनेस है उसी से आप उसको महसूस करेंगे, कला के रूप में क्या होती हैं, एक्सप्रेस होती हैं। ये देखना है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका एक, जिन साथियों ने पीडीएफ से टेलीग्राम से नहीं नोट्स बनाया है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए एक। सबसे पहली आईसीएच क्या, एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा। सबसे पहली आईसीएच तो वो वैदिक जो जप होते हैं हमारे, जो वेदों में जो आपका पूजा पद्धति बताई गई है, उसको सबसे पहले, तो वेदों का स्थान तो वैसे भी सबसे पहले आ जाता है। रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, ये भी 2008 में। कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर, देखो जहां पर कुटियाट्टम आई, ये केरल के हैं, कहाँ के हैं, ये केरल के हैं, केरल के। अट्टम जो वर्ड है वो केरल से ही संबंधित है। रम्मान जो है साथी, ये आपका कहाँ के हैं, ये रम्मान गढ़वाल हिमालय, यानी कि ये उत्तराखंड में बहुत होते हैं, उत्तराखंड हिमाचल में। 2009 में। मुदियेटू, ये केरल के नाटक हैं 2010 के। आपको फोकस करना है 2010 पर। एक तो पहली चीज, सबसे पहली आईसीएच कौन सी है, तो सबसे पहली है वैदिक जप की परंपरा, ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग 2008। और फिर हमने बताया आपको याद रखना है 3 को, 3 कौन कौन से 2010 में, तो देखिए जरा कौन कौन से हैं। एक तो आपका होगा इसमें 2010 में मुदियेट्टू है केरल का, डबल्ट है यहाँ पर, मुदियेडू नहीं है, मुदियेट्टू है, मुदियेट्टू। मुदियेट्टू कालबेलिया, ये राजस्थान का है, राजा के स्थान पर पहुंच गए तो तुमने अपना काल बुला लिया, ठीक है। क्या बोलेंगे, छऊ। छऊ आपका हम आपको बताएंगे आगे चल के कि छऊ 3 स्टेट्स में होता है। एक तो होता है मयूरभंज छऊ उड़ीसा का, अभी टेंशन नहीं लेनी है, हर चीज को स्टेप टू स्टेप कराएंगे। मयूरभंज छऊ उड़ीसा का है। सरायकेला छऊ है आपका, वो झारखंड का है। और एक होता है आपका पुरुलिया छऊ, वो वेस्ट बंगाल में होता है। तो छऊ 3 राज्यों में होता है, ठीक है, 3 राज्यों में, उसको वहीं पढ़ेंगे। अभी आपको पढ़ना है, क्या क्वेश्चन पूछेगा, छऊ को यूनेस्को की आपका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में कब शामिल किया गया, 2010 में। लद्दाख का बौद्ध जब 2012, संकीर्तन जो मणिपुर में होता है 2013। ये सब आएंगे जब हम क्लासिकल डांस और डांस को पढ़ेंगे, इन सब के बारे में पूरी जानकारी आएगी, चिंता आपको नहीं करनी है, हम उसकी चिंता करेंगे। जडियाला गुरु के ठटेरे जो बर्तन बनाते हैं पंजाब में, वो 2014 में। योग और योग को याद रखेंगे, योग के साथ में ही नवरोज। योग करता है तो आदमी कैसा रहता है, 16 साल का सा दिखता है। आदमी होगा 30 साल का, दिखेगा 16 साल का सा, ठीक है। रोज योग करे तो तभी 16 का दिखेगा, ऐसा नहीं एक दिन योग कर लिया, है ना। जवान अवस्था में तो करना चाहिए, जिनके पास समय हो। हम जैसों का तो शेड्यूल जो है वो इधर का उधर हुआ पड़ा है, ठीक है। कभी हम 4 बजे सोएंगे सुबह को, कभी हम 6 बजे सोएंगे सुबह को, कभी हम आपका 11 बजे सो जाएंगे, अपना फिक्स शेड्यूल ही नहीं है अभी। लेकिन हम उसको शेड्यूल को फिक्स करने वाले हैं 10-15 दिन में एकदम से, है ना, सुबह शाम एकदम से फिट। फिर हम फैट टू फिट होंगे इस बार, फिट टू फैट नहीं, फैट टू फिट होंगे। कुंभ मेला 2017 में, क्या बोलोगे, कुंभ। कुंभ देखो, कुंभ में क्या कितने सारे आपका बाबा जी आ गए थे इस बार कुंभ में, बाबा जी बहुत सारे ऐसे पहुंच गए थे, बाबा जी दै चिमटे दै चिमटे, जो आदमी मिल रहा था। देखी तुमने इस बार कुंभ में वीडियो, अब की बार तो कुंभ में तो बाबा जी शत्रु बन गए थे बहुत सारे लोगों के। तो कुंभ में 17 से 17 याद रख लेना, कुंभ में जो कोई भी बोले बाबा जी गाली दे देते थे उसे, और ये ले प्रसाद के रूप में एक चिमटा ले जाओ बाबा जी का, ठीक है। कुंभ में शत्रु बहुत थे इस बार, तो रोज योग करोगे तो 16 के दिखोगे, 16। कोलकाता में दुर्गा पूजा, ये आपका 14वीं आईसीएच थी, 14वीं साइट है। और सबसे महत्वपूर्ण है 15वीं गुजरात का गरबा नृत्य, ये नहीं भूलना है, ये पूछा जाएगा आपसे। 15वीं आईसीएच कौन सी है, वो साथी गुजरात का गरबा डांस है, गरबा। गया गुजरे आदमी को क्या कहते हैं, गरीब गया गुजरा, कहते नहीं है, गरीब गुरबा आदमी है, गया गुजरा। तो गुजरात का है गरबा, ये हमारा, हम फोक डांस में भी इसको पढ़ेंगे, लोक नृत्य जब हम पढ़ेंगे तो आराम से इसको सारे डांस ट्रिक्स से आपको याद करा दें, एक एक डांस, एक एक डांस, ठीक है बॉस।
तो समझ में आया किस तरह से चीजें पढ़नी है और किस तरह से रिलेट करना। आंखें बंद करके जरा बताना। सबसे पहले वैदिक जब किस ईयर में? 2008 में। फिर हमने बताया 2010 वाले मत भूलना, छऊ को मत भूलना, एक भैया आप किसको, कालबेलिया को, मुदियेट्टू को मत भूलना, 2010। उसके बाद में हमने आपको बताया 2016 के आपको नहीं भूलने, योग करना रोज नवरोज, जो आपका ईरानियों का त्योहार है, ये फेस्टिवल्स में हम आपको बताएंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि भैया यहाँ पर आपने ये वाली चीज और नहीं बताई, इसके बारे में ये और होता था। हमको पता है वो चीज हमको तुम्हें कहाँ पर बतानी है, हमने उसके लिए पूरा पैटर्न बनाया हुआ है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये 2016 में। 17 में आपका कुंभ का मेला हो गया। 14वीं साइट कौन सी? कोलकाता की दुर्गा पूजा। और 15वीं गरबा गुजरात की। बोले बॉस बातें क्लियर है? आंसर कर दो फटाफट से। भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा किस शहर को दिया गया? शहर कौन सा था? अहमदाबाद था। फिर ग्रुप डी में पूछा गया पिछली बार। किस राज्य में अधिकतम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल एलोरा की गुफाएं किस पहाड़ी पर स्थित हैं? एलोरा की गुफाएं चरणाद्री पहाड़ी पर हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है? अब बताओ, आपने अगर 43 पे ध्यान लगाया था तो कौन सा नाम आपने नहीं पढ़ा था? लाल किला बोल दोगे 2007? हाँ जी। सुंदरबन बताओ फटाफट से। सुंदर एलिफेंट सुंदर से पर सत्ता 1987 में। गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है। अजंता की गुफाएं 1983 में। 1983 में। कौन सा भारत में एकमात्र मिश्रित प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों को मिला के? राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग हैं क्या? पहाड़ी दुर्ग, पहाड़ों में 6 दुर्ग तेरे 2013 में। भीमबेटका 2003 में। केवला देव कहाँ पर बताया था? बताओ फटाफट से। केवल, केवल से हमने याद कराया आपको, बोलो फटाफट से, आपको आंसर करना है। तो क्या बोलेंगे? एकमात्र कंचन जंगा है 2016 का। क्या बोलोगे बेटा? पहले सोलो, कंचे बाद में खेलना, कंचे बाद में खेलना। केवला देव कब चिन्हित हुआ था? फटाफट से आंसर करें। तो क्या बोला था हमने? केवल मनुष्य ही काजी बनेगा। केवल, एक दो बार बोलोगे तब याद होगा, ऐसे नहीं कि तुरंत माइंड में आ जाएगा। केवल काजी ही मनुष्य, काजीरंगा मानस, ये क्या है आपका? पिशाच नहीं बनेगा, यानी कि पिचास नहीं बनेगा, उसको हमने बोला था। पिशाच बोलते थे ना, उसको हमने पिचास नाम कर दिया था पलट के। ठीक है, पिशाच को क्या कर दिया? पिचास, 85 से, 85 से। अजंता में गुफाओं की कितनी संख्या है? 29 है। अजंता की गुफाएं 29 है। प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव, जिसको क्या बोलते हैं? स्टेप वेल ऑफ क्वीन बोलते हैं। रानी का कुआं, वाव बोलते थे, वावड़ी पानी नहाने की। किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था। भगवान विष्णु को। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन संस्थान कब शुरू किया था? पिछले वर्ष एमटीएस में पूछा गया, 1901 में। क्या बोलेंगे? 1901 में। 1901 में बोलेंगे भाई, 1901 में। ओके, आगे आएंगे। निम्न में से किसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त, यार हमने आपको बताया था ना, ये तो विरूपाक्ष में हमको कंफ्यूजन क्यों हुआ है? विरूपाक्ष हमने कहाँ पर बताया था आपको? हम्पी में बताया था ना। विरूपाक्ष हम्पी, हम अच्छा 86, 1986 में हमको देखना पड़ेगा। शिव बताए थे, भगवान शिव होंगे ना। सॉरी, इस वाले क्वेश्चन में हमको डाउट था अभी। भगवान शिव होंगे इसमें। विष्णु जी हमने गलत क्लिक किए, भगवान शिव होंगे, भगवान शिव। हमको डाउट हुआ इसमें अभी। भगवान शिव होंगे इसमें। कौन होंगे? शिव होंगे 8वें में। 9वें में 1901 होगा। बताइए, इनमें से किसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत आईसीएच के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में कौन नहीं है? योगा 2016 में रिकॉग्नाइज हो चुका। कुंभ 2017 में। छऊ 2000 आपका 10 में। सितार वादन नहीं है इसमें, सितार वादन नहीं है, सीपीओ में पूछा गया। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन नवीनतम समावेश था? सबसे नया कौन सा है जिसको इंक्लूड किया गया है? तो सबसे नया है गरबा। क्या बोलोगे? देखो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रीलिम्स 2024 में पूछा गया, अभी रिसेंट में। वर्ष 2008 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कौन सा त्योहार अंकित किया गया था? इनमें से कौन सा त्योहार है? अगर आपने कक्षा को बहुत ध्यान से पढ़ा था तो मैं उम्मीद करूंगा आप इस होमवर्क का आंसर जरूर देंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए साथी तैयार रहेंगे। हमेशा एनर्जेटिक रहना है, बहुत ऊर्जावान रहना है।
क्योंकि लक्ष्य कितना भी छोटा हो आप उसको छोटा मत मानना, बहुत मेहनत करनी होगी साथ ही। और जितने बड़े लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं उतनी ही बड़ी ऊर्जा, उतने ही बड़े तालमेल की और खुद पर उतने ही भरोसे और आत्मविश्वास की आवश्यकता होगी। और हम सब कुछ वो प्राप्त कर सकते हैं जो साथ ही हम मैनिफेस्ट करते हैं, जो हम चाहते हैं वैसे ही आवेग, वैसी ही ऊर्जा फिर उत्पन्न होती है। लेकिन आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा। तो अपना ख्याल रखिए। सबको नमस्ते। सबकी फैमिली में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सबको नमस्ते। सबको मेरी तरफ से तुम सबसे आशीर्वाद ले लिया करो, उनके पैर छू करके बोल दिया करो कि भैया को भी आशीर्वाद दो, हम तो कामयाब हों, भैया भी और कामयाब हों। तो वो आशीर्वाद जब बहुत सारे होंगे तो हम बहुत कुछ उस ऊर्जा के साथ में कर पाएंगे। और ये सही बात है, बड़े बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद आपको जितना प्राप्त होगा आप उतना, और साथ में जितनी मेहनत और आप प्लानिंग के साथ में काम करोगे आप उतना आगे जाओगे, उतना चमकोगे। तो ख्याल रखिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।